Online students, good afternoon. Good afternoon, ma'am. Am I Good audible? afternoon, ma'am. Yes, ma'am, you're audible. Okay. Okay, we will continue with Unit 3 and Paper 2. Paper 2, Unit 3. Okay? In last class, we have discussed SSA and RMSA. सर्व शिक्षा अभियान एंड राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और यू कैन से इट एसएसए पार्ट 2 वेब सीरीज का सीक्वल आता है ना वैसे ही एसएसए का सेकंड सीक्वल था आरएमएसए ठीक है एसएसए 2 सो वी विल कंटिन्यू विथ नेक्स्ट टॉपिक ग्लोबलाइजेशन नेक्स्ट टॉपिक इज ग्लोबलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन हमने ऑलरेडी फर्स्ट पेपर में पढ़ रखा है याद है जी मैम इसको हम नहीं डिस्कस करेंगे क्योंकि वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट सेम है बिल्कुल सेम है एक बार बता दो ग्लोबलाइजेशन में फर्स्ट पेपर में कर चुके ग्लोबलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन क्या होता है नॉर्मल आप जनरल सेंस में समझो तो हम पूरे वर्ल्ड को जब एक फैमिली या वन कंसीडर करते हैं जब हम इंटरनेशनल बॉर्डर्स को खत्म इन द सेंस कि सब एक है आजकल कितना आसान है ठीक है फॉरेन के प्रोडक्ट्स इंडिया में आ रहे हैं इंडिया से एक्सपोर्ट हो रहा है इंपोर्ट हो रहा है लोग ट्रैवल करने जा रहे हैं मूवमेंट है पढ़ने जॉब्स के लिए एक कंट्री से आप दूसरे कंट्री जा रहे हो तो आप बोला जाता है कि द होल वर्ल्ड इज वन फैमिली ठीक है ग्लोबलाइजेशन तो उसका कैसे पॉजिटिव इफेक्ट है और नेगेटिव इफेक्ट है पॉजिटिव इफेक्ट भी है जैसे अपने स्टूडेंट्स का एक्सपोजर है बाहर जाके पढ़ सकते हो प्लस पॉइंट है जॉब के लिए आप जहां मर्जी जा सकते हो है ना बाहर की कंट्री में जाकर जॉब कर सकते हो अच्छा सैलरी पैकेज ले सकते हो तो प्लस पॉइंट है नेगेटिव पॉइंट क्या है कोविड सबसे बड़ा एग्जांपल है ग्लोबलाइजेशन का मूवमेंट्स का ठीक है जो एक बीमारी क्या थी एक कंट्री में लिमिटेड होनी चाहिए तो पूरे वर्ल्ड ने सफर किया ठीक है क्योंकि मूवमेंट है आना जाना है ठीक है और ये जो सारा बैरियर हम खत्म करने की बात करते हैं तो नेगेटिव चीजें भी आ रही है साथ के साथ फूड हैबिट्स वगैरह भी आप देख लीजिए बाकी चीजें जो जंक फूड बहुत ज्यादा हो गया इंडिया में जो हमारा नहीं था मेनली तो ऐसे प्लस पॉइंट भी है ग्लोबलाइजेशन का नेगेटिव पॉइंट भी है ठीक है तो इसको आप पढ़िएगा फिर भी कोई दिक्कत आती है तो पूछ लेगा उसके बाद हम आते हैं लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन ऐसा लग रहा है संस्कृत पढ़ रहे हैं नहीं ये मैम क्या है तो नहीं आती नहीं है वो जो लेके आया था Hello.
बंद हो गया। Am I audible to all of you? Online students? Okay. इतना ही ठीक है। कोई बात नहीं। आज तो बहुत क्लियर दिख रहा है। ठीक है, तो लिबरलाइजेशन में एजुकेशन से रिलेटेड जो चीजें हैं हम उसके बारे में बात करते हैं। तो नीड फॉर लिबरलाइजेशन इन इंडियन सोसाइटी क्या है? ठीक है, क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि जो ग्लोबलाइजेशन है, देखो ग्लोबलाइजेशन का इफेक्ट है ना कि हमें जो अपनी कंजर्वेटिव चीजें उनको चेंज करना है। रिलीजियस रिलेटेड इश्यूज है कुछ जिसको हम प्रायोरिटी देते थे, अब ग्लोबलाइजेशन के आने से क्या हो गया, आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी में फोकस करना है। ठीक है, नई नई चीजों पे फोकस करना है, नए जो वोकेशनल कोर्सेज आ रहे हैं वो हमारे इंडिया में होना चाहिए। ठीक है, अफोर्डेबल होना चाहिए, स्टूडेंट अवेल कर पाए। ठीक है, और बाकी बच्चे जिस पेस में जिस नई टेक्नोलॉजी को फॉलो कर पा रहे हैं, अडॉप्ट कर पा रहे हैं, हमारे इंडिया में भी वो सब चीजें होनी चाहिए। ठीक है, तो लिबरलाइजेशन का मेन मोटो ये था कि हम भी वो सब अचीव कर सके। ठीक है, तो इसमें हम आते हैं गोल्स ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम अंडरगोइंग लिबरलाइजेशन 176 पेज नंबर। ठीक है, तो इसमें था एजुकेशन को मॉडर्नाइज करना। ठीक है, नेचुरल तरीके से एजुकेशन को मॉडर्नाइज करना ताकि हम बाहर के बच्चों के साथ, बाहर की कंट्री के साथ क्या कर सके, कम्पीट कर सके। डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, इसको भी करना है क्योंकि वो मैटेरियल प्रॉस्पेरिटी के जरूरी है कि बाहर से हमें मिसाइल ना इंपोर्ट करना पड़े। ठीक है, कुछ शिप बन रहा है, कुछ अच्छी चीजें बन रही है, टेक्नोलॉजिकल चीजें हैं, तो उसके लिए हम सेल्फ सफिशिएंट हो सके, इंडिया में ही सारी चीजें बन सके। इस बार नेशनल साइंस डे का थीम क्या था? नेशनल साइंस डे सेलिब्रेट होता है ना 28 फरवरी को। ठीक है, थीम क्या था इस बार? सीवी रमन के होता है। हाँ, उनके जिस दिन उन्होंने डिक्लेयर किया था ना उस दिन रमन इफेक्ट। थीम इस बार का थीम क्या था 2024 का? इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज फॉर विकसित भारत। ठीक है, इंडिजिनस टेक्नोलॉजी जो हम इंडिया में बना सकें फॉर विकसित भारत, ये थीम था इस बार का। ठीक है, प्राइवेटाइजेशन तो पढ़ेंगे, अब लिबरलाइजेशन कर रहे हैं ना, इसके बाद आएंगे प्राइवेटाइजेशन पे। डेवलपमेंट ऑफ न्यू टेक्निकल एंड सोशल स्किल्स, न्यू वैल्यूज एंड बिहेवियर। ठीक है, जो नेशनल डेमोक्रेटिक और सेकुलर वैल्यूज के उसमें हो, कोहेरेंट हो, मतलब साथ के साथ चले। ऐसा नहीं कि कुछ नया अचीव करने के चक्कर में हम, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में जो बातें बोली गई है सोशल जस्टिस और बाकी चीजों की, डेमोक्रेटिक और सेकुलर वैल्यू कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। उसको बिना कॉम्प्रोमाइज किए जो हम नई चीजें अचीव कर सकते हैं उसके बारे में। इकोनॉमिक मॉडर्नाइजेशन, ठीक है, थ्रू प्राइवेटाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन एंड आउटसोर्सिंग। गवर्नमेंट के पास हम बोल रहे हैं ना खत्म कितना पैसा नहीं है, तो हमेशा बाकी चीजों में भी, एसएससी वगैरह में भी एनजीओ को प्रमोट करते रहते हैं कि आप आगे पार्टिसिपेट करो, थोड़ा बहुत हम देंगे स्टार्टिंग में, बाकी आप करिए, हम जितना हो सकते करते हैं, पर ज्यादा पार्टिसिपेशन उनका ही रहता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं। तो हायर एजुकेशन में भी गवर्नमेंट इतना नहीं कर सकती, जितने मान लो स्टूडेंट्स हैं जिनको चाहिए डिग्री है या एजुकेशन अवेल करवाना है, तो उस केस में प्राइवेटाइजेशन ऑप्शन है। ठीक है, जो कर सकते हैं आप वहां से करिए, हम एफिलिएशन दे देंगे, है ना, हम इंस्पेक्शन कर लेंगे, हम देख लेंगे हमारे रूल्स नॉर्म्स फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अब लिबरलाइजेशन में प्रॉब्लम क्या है? अगर हम नया कुछ जब करने जाते हैं, पॉलिसीज में चेंज करने जाते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी लाने, तो प्रॉब्लम क्या होती है? जो देखो कोई भी चीज जो चल रही है ना पुरानी, उसको सडनली तुम चेंज करने के लिए बात बोलोगे ना, कोई भी चीज हो जाए, वो हमारा माइंड है ना जल्दी एक्सेप्ट नहीं करता। ओरिएंटेशन में उस दिशा में सोचने की जरूरत है जिसमें टाइम लगता है। कोई भी एक पैटर्न चल रहा है, सडनली हम चेंज करने को बोले तो उसमें टाइम लगेगा, एकदम से हर कोई नई चीज एक्सेप्ट नहीं करेगा। जो सालों सालों से चल रहा है और सडनली हम बोले चेंज करो, तो उसको चेंज करना थोड़ा मुश्किल होता है। प्रॉब्लम ऑफ क्वांटिटेटिव एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशन, क्वालिटी की बात तो हम कर रहे हैं, चलो प्राइवेटाइजेशन कर देंगे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी लाने की बात करें, पर यहाँ पे क्वांटिटी भी है, आपको सबको लिटरेट करना है, यहाँ पे तो क्वांटिटी भी मायने रख रही है ना। ठीक है, तो लिबरलाइजेशन में हमें ये फैक्ट इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि हम कह रहे हैं सर्व शिक्षा अभियान कह रहे हैं, या 6 to 14 इयर्स की जो फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन की बात कर रहे हैं, एवरीवन शुड बी एजुकेटेड। ठीक है, हर एक का एजुकेटेड होना जरूरी है, लिटरेट होना जरूरी है, तो क्वांटिटी पे भी ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है। ठीक है, और ये जरूरी है कि इंडिया में कोई भी एक पर्सन अगर इलिटरेट रह गया, who doesn't know how to write his name, how to write his address, ठीक है, तो ये सक्सेसफुल फिर नहीं होने वाला, तो क्वांटिटी पे भी ध्यान देना है।
प्रॉब्लम्स ऑफ क्वालिटेटिव एक्सपेंशन, अगेन क्वालिटी की भी बात हो रही है, ठीक है। क्वालिटेटिव एक्सपेंशन में भी अगर मान लो कोई फ्लेक्सिबिलिटी करते हैं, जैसे प्राइवेटाइजेशन हमने कर दिया, ठीक है, उसको चेंज लाने के लिए, या साइंस एंड टेक्नोलॉजी को और हम आगे लेके जाए, हायर एजुकेशन को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को अवेल करवा सके, क्वालिटी, ठीक है। फिर प्राइवेटाइजेशन में जाके क्या हो रहा है, जो फैक्ट हम देखने को मिलता है, क्या होता है, एक तो प्राइवेटाइजेशन होने के बाद एक तो कॉस्ट भी बहुत ज्यादा हो रहा है, ठीक है, सारे स्टूडेंट्स को अवेल नहीं कर पा रहे, जिस मोटो से किया गया अल्टीमेटली वो फुलफिल ही नहीं हो पा रहा है, ठीक है, एक ये प्रॉब्लम होती है। फिर क्वालिटी डिग्रेडेशन भी कहीं ना कहीं देखने को मिलता है, ठीक है, सब में नहीं पर कहीं ना कहीं वो इश्यू हमें फेस करने को मिल रहा है, ठीक है। प्रॉब्लम्स ऑफ डिटरमाइनिंग प्रायोरिटी, ठीक है, प्रायोरिटीज सिलेक्ट करने में भी, जैसे मैंने फ्लेक्सिबिलिटी की, तो आप फ्लेक्सिबिलिटी में क्या करना चाहते हो, आप क्वांटिटी पे जाओगे, आप क्वालिटी पे जाओगे, पहले आपको प्रायोरिटी सेट करना जरूरी है कि मान लो इस पॉलिसी में मैं चेंज करना चाहती हूँ, ठीक है, सो दैट कि मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल जो रूल्स हैं, बाकी चीजें वो फुलफिल हो अच्छे से विदाउट कॉम्प्रोमाइज किए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपने प्रायोरिटीज है वो सेट करनी पड़ेगी कि पहले मुझे क्वांटिटी में, पहले लिटरेसी पे फोकस करना है, पहले क्वालिटी पे जाना है, मुझे किस चीज पे जाना है, ठीक है। तो लिबरलाइजेशन, ठीक है, उसको करो तो फायदा है, फायदा है इन द सेंस कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी को हम प्रमोट करेंगे, जो सुपरस्टिशन है हमारी सोसाइटी में उसको इग्नोर करते हुए बाकी चीजों को, ग्लोबली जो चीजें चल रही है उसको एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। साथ के साथ हमारे स्टूडेंट इंडिया के बाकी जो कंट्रीज में जो स्टूडेंट का एजुकेशन का लेवल है उसके साथ हम कम्पीट कर सके, ठीक है, और पूरा वर्ल्ड जिस डायरेक्शन में जा रहा है ना, हम भी वहीं जाए, ठीक है। तो उस चीजों को है, लेकिन उसके साथ में साथ जो प्रॉब्लम है उसको भी हमने डिस्कस किया, लिबरलाइजेशन का। अब रोल ऑफ टीचर इन लिबरलाइजेशन क्या होगा, उदारीकरण में एक टीचर, आपको क्या लगता है जितना लिबरलाइजेशन के बारे में पढ़ा है, इसमें एक टीचर का क्या रोल होना चाहिए? टीचर बताएगा बच्चों को क्या क्या साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इनोवेशन हो रहे हैं। मतलब लिबरलाइजेशन में अगर टीचर का रोल बोले ना बेटा, सबसे पहले टीचर की नॉलेज जो है वो अप टू डेट है ना। ऑर्थोडॉक्स जो पुराने टीचर थे, जो सालों का घिसा पिटा वही पढ़ाते थे, वो तो चलेगा ही नहीं लिबरलाइजेशन वाले कॉन्सेप्ट में, ऐसा टीचर बिल्कुल भी नहीं चलेगा, ठीक है। हिज नॉलेज शुड बी अप टू डेट, एकदम लेटेस्ट जो नॉलेज है ना वो टीचर के पास होना चाहिए, तभी वो अपग्रेड करा पाएगा बच्चों को, है ना। तो टीचर का नॉलेज होना चाहिए, अप टू डेट होना चाहिए। मोटिवेट स्टूडेंट्स टू थिंक, एनकरेज, स्टूडेंट को रटवाना नहीं, ठीक है, टीचर को एनकरेज करना है टू बिकम, ठीक है, क्या बोलेंगे, फैसिलिटेटर, टीचर एक फैसिलिटेटर की तरह हो, गाइड की तरह, ठीक है, रटवाना नहीं, आपको मोटिवेट करना है सो दैट ही कैन और शी कैन आस्क क्वेश्चंस इन योर क्लास, ठीक है, क्वेश्चन पूछे, क्यूरियस होना चाहिए, डाउट क्लियर करे, टीचर तो क्लियर करे, प्लस उसके मन में वो क्यूरियोसिटी आनी चाहिए बच्चे की, क्वेश्चन कितने इंटरेस्टिंग तरीके से कंटेंट को प्रेजेंट किया जाए, ठीक है, तो ये होना चाहिए। और राइट काइंड ऑफ गाइडेंस टू स्टूडेंट्स, ठीक है, सही तरीके का गाइडेंस जो है वो बच्चों को देना चाहिए। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ट्रेडिशनल और मॉडर्न वैल्यू के बीच में जो स्टूडेंट में एक कॉन्फ्लिक्ट चलता है, स्पेशली टीनेजर बच्चे, जिनको समझ में नहीं आता, एक टाइम पे आता है कि व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, ठीक है, उस टाइम पे एक टीचर जो है वो आइडियली उनको गाइड करना है, उनके कॉन्फ्लिक्ट्स जो है वो रिजॉल्व करके, टीनेजर्स के देखो आधे मैटर तो उनके कॉन्फ्लिक्ट्स ही होते हैं, है ना, ऑपोजिट सेक्स का अट्रैक्शन हो गया, वैल्यूज हो गई, फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए, तो उसमें टीचर को बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूशन होता है। उसके बाद कंजर्वेशन या कंजर्वेटिव जो नेचर है ना सोसाइटी का हो गया, पेरेंट्स का हो गया, टीचर्स का हो गया, उसको ड्रॉप करके बिल्कुल न्यू उसमें ढल जाना और बच्चों को भी ढालने की कोशिश करना, न्यू एरा है जो न्यू थिंकिंग है उसमें। तो दिस इज ऑल अबाउट लिबरलाइजेशन। अब किसी को कोई दिक्कत यहाँ पे उदारीकरण में, ठीक है, चेंजेस लाना बेटा, समझ रहे हो, जो पॉलिसीज हैं जो चल रही हैं उसमें चेंजेस लाना, ताकि बच्चों को हम अप टू डेट कर सके, मॉडर्न जो कॉन्सेप्ट चल रहा है, ग्लोबली जो चीजें चल रही है ना, उसके साथ हम कोहेरेंट सेम मैनर में हम उसको लेके जा सके। आ रहा है समझ में, ठीक है। लिबरलाइजेशन, उदारीकरण, हिंदी में से कुछ करवाना है तो बताइए। हिंदी में तो एजुकेशन से रिलेटेड कुछ है ही नहीं, सारा कंपनी कम्युनिकेट लाइए दिखाइए दीजिए। नवरत्न कंपनियों के नाम लेकिन एजुकेशन में बात करना है ना, लिबरलाइजेशन में। कुछ भी लाइसेंस का नाम बताना है इस वाली में एजुकेशन देश भी तो है लाइसेंस कोटा
ये ना यहाँ पे इसमें शॉर्ट में होगा हिंदी करवा के देते थे जो मैम के पास बुक है। वो कौन सी की है? हाँ वो वाली मिलेगी ना, चौधरी वाली, वो है लाए कोई है? मैम उसमें भी लाओ दिखाओ। पैसे वापस इतने भारी भारी बुकें मिल रही किसी काम की नहीं है। और मेरे पास पता नहीं कहाँ है। वो उसके काम भी नहीं आएगा, पता कि क्या कलर की है वो की है। इससे पता नहीं कि तू बता पहले बता देते हिंदी में यही मिलेगा, इंग्लिश की लोग अभी से ले लो उसमें कोई दिक्कत नहीं। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है भाई। पेपर देते टाइम बस ध्यान रखिए, हिंदी में लिखिए इंग्लिश में। एजुकेशन से रिलेटेड चीजें होनी चाहिए थी ना इसमें। एक वर्ड नहीं है एजुकेशन। मैम हम पास हो जाएंगे ना हिंदी वाले। हो जाएगी मुझे बात। डाउट हो रहा है। नहीं ऐसा कुछ नहीं। अरे सबको तुम जितनी अपनी भावनाएं व्यक्त कर पाओगे, इंग्लिश वाला अटक भी सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। इंग्लिश वाले में तो वो याद करके लिखेंगे। मैं तो पास हो जाऊंगी। चलिए इसको एंड में देखते हैं एक बार, ठीक है? अभी क्लास के एंड में एक बार और देखेंगे आपको। इसके बाद आता है प्राइवेटाइजेशन। टाइम तो मैंने बनाया था, कोर्स भी नहीं बनाया था। प्राइवेटाइजेशन का मतलब आपको समझ में आ रहा है? निजी का प्राइवेट, जब मोदी जी ने बहुत सारी चीजों का प्राइवेटाइजेशन कर दिया। मैम इसका आंसर कैसे लिखेंगे, क्योंकि इसमें तो कुछ दे नहीं रखा। तो क्या प्राइवेटाइजेशन पाव पाव थोड़ी आती है इतनी। गाय की 4 पैर होते हैं पाव थोड़ी लिख रहा था। उधारी कर कैसे होता है, कैसे होता है उधारी। कोई बात नहीं, देखिए अभी मैं समझा रही हूँ, ठीक है? बाकी एंड में हम आपकी हिंदी बुक से देखते हैं कैसे करना है, ठीक है? मैम 173 है ना? हाँ जी, इंग्लिश में 173 है प्राइवेटाइजेशन, ठीक है? प्राइवेटाइजेशन एक तो देखो पब्लिक सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर बोले ना, वो स्मॉल है, कम है, और जितनी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए चीजों की उतनी नहीं प्रोवाइड कर पा रहा है, तो अल्टीमेट सॉल्यूशन होता है प्राइवेटाइजेशन, है ना? कि प्राइवेट जो सेक्टर आ रहे हैं उनको वही गवर्नमेंट क्या कर सकती है, रूल एंड रेगुलेशन लगा सकती है, नॉर्म्स दे सकती है कि हमारे रूल से आप फॉलो करिए तो हम आपको लाइसेंस देंगे, मतलब बिजनेस कर रहे हो तो लाइसेंस देंगे, स्कूल खोल रहे हो तो एफिलिएशन देंगे, है ना? तो ये कर सकती है। पर प्राइवेटाइजेशन प्राइवेट सेक्टर का जब इन्वॉल्व होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं प्राइवेटाइजेशन। तो गवर्नमेंट का फेलियर ही है एक तरफ से। अगर प्राइवेटाइजेशन को बहुत बढ़ावा दे रहे हो तो कहीं ना कहीं आप कितनी भी तारीफ कर लो, चाहे अंधभक्ति क्यों ना हो, मेनली ये गवर्नमेंट मशीनरी का फेलियर ही होता है। जब बहुत ज्यादा प्राइवेटाइजेशन आपको देखने को मिल रहा है, गवर्नमेंट फेल है, सीधी सी बात है, उसको हैंडल नहीं कर पा रही है। बिल्कुल नहीं हैंडल कर पा रही है, क्वालिटी नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हो। क्यों भाग रहे हैं लोग प्राइवेट की तरफ? क्वालिटी के पीछे भाग रहे हैं, ठीक है? तो ये चीज कहीं ना कहीं है। एक मुद्दा ये होता है, तो प्राइवेटाइजेशन होना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, हमें फैसिलिटीज मिलती है, लेकिन कितना ज्यादा वो पे करना पड़ रहा है, चार्जेबल बहुत ज्यादा, और हर कोई तो नहीं अफोर्ड कर पा रहा है। फिर मतलब जो जिसके पास पैसा है फिर वो कर सकता है, जिसके पास नहीं, अल्टीमेटली आपने वो सेपरेट वो इकोनॉमिक बैरियर वाला वो लाइन खींच ही दिया है ना साफ साफ, हर कोई तो अवेल नहीं कर पा रहा है ना, तो वो है कहीं ना कहीं वो मशीनरी का फेलियर होता है। स्कूल एजुकेशन की उसमें ही देख लीजिए, गवर्नमेंट स्कूल्स की हालत देख लीजिए, ठीक है? थोड़ी बहुत सुधरी है, ऐसा नहीं कि पहले वाली कंडीशन है। चाहिए सबको गवर्नमेंट, नौकरी सबको, गवर्नमेंट समाज सबको, समाज सबको, ये लड़कों का दुख निकल के बाहर आ रहा है। ये क्या हुआ? नौकरी तो है। उसको अरे एक वो आया था इंस्टाग्राम पे चल रहा था ये। अभी काम ही नहीं कर रहा लैपटॉप पे। ये बात तो सही है। मगर पढ़ाई तो सारी सरकारी होनी चाहिए। Am I visible online student? नहीं तो प्राइवेट Yes, ma'am, visible. ओके ओके, यहीं से दिक्कत है, उधर है, ठीक है? बट मैम रिकॉर्ड नहीं हो रहा होगा ना? रिकॉर्ड हो रहा होगा, ये बस स्क्रीन आ गई है ऊपर आगे, हो रही है, बाकी चीजें हो रही है, ठीक है? 177 देखो अपनी बच्चों को बेटर एजुकेशन देने के लिए हर इंसान एजुकेशन की फील्ड में बात करे तो प्राइवेट स्कूल की तरफ ही भाग रहा है, ठीक है? बट मैम स्कूल ही तक वो प्राइवेट जाते हैं, कॉलेज में वो गवर्नमेंट ही ढूंढ रहे होते हैं, ऐसा क्यों फिर?
नहीं तो फिर गवर्नमेंट वहाँ पे सही है ना, गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाई हो रही है, मेडिकल वगैरह कॉलेज में अच्छी पढ़ाई हो रही है, एम्स में सफदरजंग इनके अंदर जो कॉलेजेस बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं, लेडीज 133 सीट है नहीं एम्स में। तो अच्छा है ना, और वहाँ पे कंपटीशन है पढ़ाई, तो वही अगर स्ट्रिक्टनेस वही क्वालिटी आप अगर स्कूल में प्रोवाइड कर सको तो फिर से अच्छा हो जाएगा, नहीं कर पा रहे हो ना। देखो फिर ये होता है ना, नंबर भी देखो प्राइमरी एजुकेशन में सारे बच्चे छोटे छोटे, समझ रहे हो, यहाँ पे क्वांटिटी भी ज्यादा है, उनको इक्वली क्वालिटी प्रोवाइड करना, और वहाँ पे बच्चे कम हो जाते हैं, धीरे धीरे जाते जाते नंबर भी कम हो जाता है, ठीक है। स्कूल अगर हम प्राइवेट सेक्टर में पढ़ रहे हैं तो फिर वो बंदे डीयू में एडमिशन लेने के लिए अरे क्वालिटी अच्छी है ना, वहाँ क्वालिटी अच्छी है, जहाँ अच्छी है वहाँ जाएंगे, प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो। जो बीए वगैरह होता है वो मैंने प्राइवेट में ज्यादा देखा ही नहीं। वोकेशनल कोर्सेज करते हैं ना वो प्राइवेट। हाँ, ज्यादातर लोग बीएससी वगैरह करते हैं प्राइवेट वाले, मतलब बीए मैंने देखा नहीं कभी। नहीं आप गवर्नमेंट से ही कर लेते हैं, बीए में कौन इतना हो गया। शायद वो बेस बनाना चाहते हो, तो बढ़िया चीज करना बनाना चाहते हो बच्चे का, मैं तो वो भी टेम्पररी डिग्री नहीं वही तो कह रहे हैं, वो क्वालिटी जो आप कॉलेज में प्रोवाइड कर पा रहे हो स्कूल में नहीं कर पा रहे हो, तो अल्टीमेटली एज ए पेरेंट सोच लो, एज ए स्टूडेंट सोच लो, मुझे अच्छा दे, अब अच्छा मुझे प्राइवेट में मिलेगा, मैं प्राइवेट में जाऊंगी, मुझे अच्छा अगर गवर्नमेंट में मिलेगा, मैं ऑब्वियसली दो पैसा हाथ में बचाना ही चाहता, किसी को शौक नहीं है, लेकिन वो क्वालिटी नहीं मिल रही ना, इसलिए पेरेंट्स को जाना पड़ रहा है प्राइवेट में। मैं एक कॉलेज का नाम बता रहा हूँ, दिल्ली के भगनी निवेदिता कॉलेज है, उसमें तो फसल उगाते हैं। कहाँ उगाते हैं? भगनी निवेदिता कुछ नहीं बोल रहा मैं, वो कैर गांव में है वो, और उसके अंदर फसल उगती है कॉलेज के अंदर। नहीं तो देखो कैंपस का कोई कॉर्नर पे यूज कर रहे हैं तो उनकी वो येलो लाइन पे पड़ता है। येलो रंग पे कवर तो नजमगढ़ में पड़ता है कैर गांव में। हाँ ये क्या नाम है उसका क्या अब मेरिट और डिमेरिट कर लेते हैं, ठीक है, प्राइवेटाइजेशन का बाकी आप पढ़िएगा, बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है, देखो इधर प्राइवेटाइजेशन का, ठीक है, मेन कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा, मेरिट डिमेरिट थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर, बाकी आप पढ़ना है इसको, ठीक है। मेरिट क्या है, फायदा क्या है, इम्प्रूव क्वालिटी है, ठीक है, एफिशिएंसी अच्छी है, ठीक है, कैपेबिलिटीज बढ़ती है। इसके अंदर मतलब प्राइवेट गवर्नमेंट सेक्टर को प्राइवेट हाथों में दे दिया था और बोला था तुम पे नजर रखेंगे, ये ऐसा कुछ नहीं, नया भी खुल सकता है प्राइवेट। अच्छा। जैसे मान लो गवर्नमेंट स्कूल से 1000 सपोज मान लेते हैं कि दिल्ली में 1000 गवर्नमेंट स्कूल है, बच्चे ज्यादा आ रहे हैं, हैंडल नहीं हो रहा, तो कोई अगर प्राइवेट स्कूल आ रहा है, कह रहा है कि मैं खोलता हूँ, मैं फी लूंगा इतना, ठीक है, और मैं दूंगा एजुकेशन, ठीक है, फी इतने में रख सकते हो, जो अफोर्ड कर सकते हो, तो गवर्नमेंट बोले ठीक है आप खोल लीजिए, लेकिन हमारे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है, नॉर्म्स है, ये आप फॉलो करिए, हम आपको एफिलिएशन देंगे कि आप दिल्ली गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज्ड एफिलिएटेड स्कूल हो, बाकी आप फी लो, आपको लेना है, लेकिन उसमें भी एक बैरियर रहता है कि इससे ज्यादा आप नहीं, आप कितना ले रहे हो सारी इंफॉर्मेशन बतानी पड़ेगी गवर्नमेंट को, है ना, कि मेरे स्कूल का इतना फी है, अगर वो दिखा रहे बता रहे गवर्नमेंट को लगे ठीक है जो अफोर्ड कर सकते हो आपके पास जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, आप पढ़ाइए। ऐसे जरूरी नहीं कि जो एग्जिस्टेड है उसको हम प्राइवेटाइजेशन कर दें, नया भी आ सकता है, नया आ सकता है, नया बिजनेस आ सकता है, नया स्कूल आ सकता है, नए कॉलेजेस आ सकते हैं, जो एफिलिएशन देगी कॉलेजेस को यूजीसी देगी, बाकी को सीबीएसई आईसीएसई जो बोर्ड है जिसके अंडर आता है, स्टेट बोर्ड के अंडर आता है, स्टेट बोर्ड देगी, ऐसे, ठीक है। डिमेरिट में क्या क्या आता है, प्रॉफिट मेकिंग हो जाता है, फाइनल मोटो इनका प्राइवेटाइजेशन में जो आते हैं ना, वो मेन मोटो छोड़ के ज्यादा मोटो इनका क्या हो जाता है, प्रॉफिट मेकिंग, पैसा कमाने का, कॉस्टली ज्यादा होता है इनका, चीजें ना ज्यादा कॉस्टली होती है, ठीक है, हो जाता है ना फिर तो मैं हायर एजुकेशन की क्वालिटी भी डिटरआयरेट हो जाती है, ठीक है, क्योंकि क्या होता है देखो अच्छे अच्छे लेक्चरर्स रखोगे, टीचर्स रखोगे, उनको पे तुम्हें बहुत अच्छा करना पड़ेगा, इनको तो कम पैसों में चलाना होता है कि जितना मेरा बच जाए, मतलब, और अल्टीमेट स्कूल में भी ले लो, ठीक है, स्कूल में जो अच्छे टीचर रखोगे आप, उनको कम से कम जो गवर्नमेंट पे स्केल उतना ना सही तो एक अच्छा पे स्केल देना पड़ेगा, इनको देना है कम पैसे, तो फिर देखते कम में जो एफिशिएंट हो, जितना मेरा बच जाए अल्टीमेट प्रॉफिट वो देखते हैं, तो क्वालिटी कहीं ना कहीं जो डिग्रेड हो ही रही है, ये तो साइंस वाले से इंग्लिश पढ़वा ले, किसी से कुछ भी पढ़वा ले, किसी से कुछ भी कर, जो एक्सपर्ट नहीं है उसको भी दे देते हैं पढ़ाने के लिए, तो यहाँ पे ऐसा कुछ है ही नहीं, क्योंकि इनके पैसे बचने चाहिए, जहाँ बाकी आप अच्छे स्कूलों में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का अलग अलग टीचर मिलेंगे, सिविक्स ज्योग्राफी का अलग अलग टीचर मिलेंगे, यहाँ एक ही से ये सब पढ़वा रहे थे, वो बायो पढ़ के आया होता है, वो केमिस्ट्री, फिजिक्स वाला क्या बायो पढ़ा रहा है भगवान ही जान रहा है, और बायो वाला क्या फिजिक्स पढ़ा रहा है वो भी भगवान जान रहा है, ऐसा नहीं है, फिर उसमें जो इंटेलिजेंट होते थे वो पढ़ा भी देते हैं, पर एक्सपर्टीज एक 3 साल आप वो सब्जेक्ट पढ़ के आके पढ़ा रहे हो, और एक आपने 12th तक पढ़ा सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो, थोड़ा तो फर्क पड़ता है, सीधी सी बात, तो वो है, ठीक है। तो डिमेरिट में इसमें तो फिर ये शिक्षा
ग्लोबलाइजेशन और इसमें चॉइस आएगी। हाँ सारे तो एक साथ नहीं आएंगे, इन दोनों में जैसे यहाँ चॉइस या तो ग्लोबलाइजेशन आ जाए या प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन एक साथ आ जाए, एक साथ ही आता है मोस्टली लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन फर्स्ट पेपर में पढ़ लो, यहाँ छोड़ दो, सबने थोड़ी पढ़ना है। सेम ही है मैम। सेम है, बिल्कुल सेम है। देखो ग्लोबलाइजेशन जो फर्स्ट पेपर के लिए पढ़ोगे वो यहाँ पे सेम है, इसको अलग से नहीं पढ़ना है, खत्म करो। पढ़ लिया पढ़ लिया, काम चांस रहता है, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन बाकी वहाँ पढ़ लिया तो यहाँ अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं, खत्म है। पर ये आया नहीं है जो मैम ने फीस स्ट्रक्चर ज्यादा होता है, ठीक है, और सेंटर ऑफ एक्सप्लॉइटेशन ऑफ टीचर हो जाता है प्राइवेट एजुकेशन। तो ये उसके बाद आते हैं कॉमन स्कूल सिस्टम। ये रहा 137 सामान्य विद्यालय 137 मैं बोलने ही वाली थी पर आप बोल गए इसलिए मैंने अंग्रेजी जिंदाबाद किताब लेके बैठो। कॉमन स्कूल सिस्टम होता है ऐसा, ठीक है, जो इक्विटेबल क्वालिटी, इक्विटेबल इक्विटी एंड इक्वालिटी पढ़ा था हमने, जो इक्विटेबल क्वालिटी पे एजुकेशन प्रोवाइड करे। हाँ ठीक है, तो इक्विटेबल है यहाँ पे, जिसको नीड है उसको दिया, मान लो उसको कोटा की नीड है, ठीक है, जिसको स्कॉलरशिप की नीड है उसको दे रहे, तो इक्विटी। इक्वालिटी होता है सबको बराबर करना। तो इक्विटेबल बेस पे जो स्कूल सिस्टम इररेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन, ठीक है, सबको एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है ना, दैट इज कॉल्ड कॉमन स्कूल सिस्टम। ठीक है, कम्युनिटी, लैंग्वेज, जेंडर, इकोनॉमिक कंडीशन इनको नहीं देख रहा, तो इसको बोलते हैं कॉमन स्कूल सिस्टम। तो ये जो मैम है ये समानता पे बेस है। हाँ, ये समानता पे समानता, ठीक है। मैम असमानता वाले भी तो है कुछ स्कूल जो केवल एससी बच्चों को एडमिशन हम लोग को कुछ नहीं करना है, सिर्फ एससी को देते हैं। हां एसटी ओबीसी ऐसा तो जनरल से भेदभाव हो गया, ऐसे नहीं करते, उनका पर्टिकुलर कोटा है, जितना रिजर्व सीट है जो आरटी के हिसाब से एक स्कूल है इधर नहीं, तो माइनॉरिटीज के लिए तो कॉन्स्टिट्यूशन में बोला ही, क्या अलग खोल सकते हो, क्या पता उन्होंने उसी बेस पे ही दिया हुआ है। हाँ, उसी बेस पे ही खोला हो कि हम खाली माइनॉरिटीज को या एससी एसटी इनके लिए ही खोल रहे हैं, तो खोल सकते हैं, उसको कॉन्स्टिट्यूशन में राइट है खोलने। और मैम उसमें ये भी है जिनके मदर फादर भी है वो भी उसमें एडमिशन करा सकते हैं। हाँ, तो इन्होंने कुछ उस पर्पस से ही वो चीज करी है, तो फिर वो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एनजीओ नहीं है स्कूल है। मैम आपको कोई है भी नहीं है एससी और वो एससी वाले सारे जनरल बंदे हैं, वो खास लगाने वाले हैं। नहीं, बहुत तो ऐसे हैं जिनके एससी के नाम पे बेनिफिट ले रहे हैं, बाकी देख लो तो उनका तो जनरल के से भी बहुत बड़ा अच्छा बैंक बैलेंस है, सब कुछ है। हाँ, मेरे स्कूल में नहीं तो गलत है ना, तो आजकल इकोनॉमिक उस पे कर दीजिए, वो ज्यादा अच्छा है ना, इनकम उस पे कर दीजिए, वो ज्यादा अच्छा है। वो पहले बंदे ने सर्टिफिकेट तो बना लिया उन्होंने, तो हाँ। प्रॉफिट ले रहे हैं। और अभी भी मैम 10,000 रुपए लेते हैं दुकान वाले बना लेते हैं। अब थोड़ी सी ऐसी सिस्टम है, उनको मेरा नहीं, इतना आसान नहीं है, आजकल तो हर कोई बना के बैठ जाता, आप बहुत दिक्कत है, अब दिक्कत है, पहले का जो बन गया अब इतना आसान नहीं है। मेरे तो 1 लाख रुपए देने के लिए तैयार हूं। देखिए इधर कॉमन स्कूल सिस्टम कुछ नहीं है, बहुत आसान है, ठीक है, इरेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन, इकोनॉमिक, सबको बराबर से एजुकेशन देना। और कॉमन स्कूल सिस्टम में क्या होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन करना, जो आरटी में बोला है आपको, लाइब्रेरी, वॉशरूम, क्लासरूम, ठीक है, टीचिंग एड्स, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो पूरी होनी चाहिए। वेल क्वालिफाइड एंड ट्रेन्ड टीचर्स होने चाहिए, ठीक है। कॉमन करिकुलम फ्रेमवर्क होना चाहिए, ठीक है, करिकुलम जो फ्रेमवर्क एनसीएमआर नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो भी आप फॉलो कर रहे हो कॉमन है, जैसा सबके साथ होना चाहिए। पेडागोजी ऐसी होनी चाहिए जो चाइल्ड फ्रेंडली हो और ओवरऑल डेवलपमेंट पे फोकस करे, ठीक है। डिसेंट्रलाइज्ड स्कूल मैनेजमेंट होना चाहिए मैम जी वाला हिंदी में भी पढ़ा दी। विद एडिक्वेट ऑटोनॉमी। डिसेंट्रलाइज्ड मतलब ऐसा नहीं कि सारा पावर प्रिंसिपल के पास है, ठीक है, क्लास टीचर के पास अपने राइट्स हैं अपनी क्लास के डिसीजन लेने के लिए, डिसेंट्रलाइज्ड हो गया, ठीक है।
मान लो आपने कोई कोऑर्डिनेटर बनाया तो उनका इन क्लासेस का या प्राइमरी सेक्शन तो उसके बाद आपने राइट है अपने सेक्शन के डिसीजंस लेने का। तो डिसेंट्रलाइज्ड स्कूल सिस्टम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सारा जो राइट से फाइनल प्रिंसिपल ही करेगा, क्लास टीचर के हाथ में तो कुछ है ही नहीं नहीं, पाएगा मैम। होगा ही नहीं। क्लास में 30 बच्चे हैं, उनकी क्लास अपना ले सकता है, किसको पनिशमेंट देना है, किसको तारीफ करनी है, मोटिवेट करना है, क्या करना है, वो उसका डिसीजन क्लास टीचर के पास होता है। अब तो मैम ये हो गया ना कि टीचर की गलती होगी, स्टूडेंट की कोई गलती नहीं होती, समझ नहीं आ रहा तो तुम्हारा पैटर्न खराब है, बच्चे का दिमाग ठीक है। ये तो है ही, ये तो है ही। कुछ तो देखो, कुछ तो है अपने एफर्ट्स करने चाहिए, लेकिन कुछ बहुत ज्यादा ही ओवर कर देते हैं। ठीक है, बच्चा घर पे अगर नहीं खोल ही नहीं रहा किताब जाके, तो फिर तुम टीचर के पीछे पढ़ोगे तो गलत ही बात हुई ना। तो पेरेंट्स गाली दे रहे होते हैं, आप पढ़ा नहीं रहे। और कई बार तो कॉमन लैंग्वेज पॉलिसी देखो इधर। कॉमन लैंग्वेज पॉलिसी मतलब अगर प्राइमरी सेक्शन में आप मदर टंग यूज करो तो थ्रू आउट सेम होना चाहिए। फिर बाद में आप जो लैंग्वेज यूज करो तो थ्रू आउट सेम करिए आप, ये नहीं कि एक क्लास में कुछ और दूसरी में कुछ और, ऐसा नहीं होना चाहिए। कॉन्सेप्ट ऑफ नेबरहुड स्कूल है वो फुलफिल होना चाहिए। जैसे हमने पढ़ा 3 किलोमीटर के अंदर प्राइमरी 3, 5, 7, ठीक है, सेकेंडरी फिर सीनियर सेकेंडरी जो हमने पढ़ा था, ठीक है, वो रेंज फॉलो होनी चाहिए। होती है मैम गवर्नमेंट प्राइवेट में भी है। नहीं, प्राइवेट में भी है। प्राइवेट में जब नर्सरी के लिए एडमिशन जाते हैं ना, उसमें पहले 3 किलोमीटर के रेंज के बच्चों का एडमिशन होगा, फिर आपको जब सीट बच जाती है ना, तब आप बाहर वालों को देंगे। आप नहीं दे सकते, रूल है, नहीं देते, ये रूल है। नहीं, डोनेशन डालो तो फिर तो एक्स्ट्रा सीट भी निकाल लेंगे, वो तो अलग बात है। लेकिन रूल है, पहले आपको यही फुलफिल करना है। फिर अगर आपके पास मान लो नहीं है कोई बच्चा 3 किलोमीटर का, तो आप बाहर वालों को दीजिए, तो आप दे सकते हैं। अगर पेरेंट एग्री करता है, आपके पास सीट बच गई, यू कैन। लेकिन पहले 3 किलोमीटर आपको भरना पड़ता है। आजकल है, ऐसा नहीं है एकदम से। हाँ बिल्कुल बढ़ते हैं, देते हैं। पहले 3 किलोमीटर वालों को ही सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद बच जाए सीट तो नर्सरी एडमिशन में जब आप जाते हो ना, तब बाहर वालों को लेते हैं। तो कॉमन स्कूल सिस्टम में, ठीक है, मदर टंग मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होगा, प्राइमरी में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, तो ये होता है कॉमन स्कूल सिस्टम। अब आते हैं वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन वोकेशनल एजुकेशन क्या होता है? प्रोफेशनल कोर्सेज। हाँ, कॉमन सिस्टम में क्या बस नोट आएगा, शॉर्ट नोट आएगा, ठीक है, शॉर्ट नोट आएगा कॉमन स्कूल सिस्टम में। मोस्टली तो शॉर्ट नोट आता है, ठीक है, शॉर्ट नोट आएगा। शॉर्ट नोट में मैक्सिमम शॉर्ट नोट 4 नंबर का होता है, एक पेज और थोड़ा सा और ले लो बस। और मैम 16 में 16 में तो आपको लिखना पड़ेगा। 16 में 3.5 मतलब एक तो फ्रंट बैक हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा। कम से कम मिनिमम बता रहे इतना फ्रंट बैक होना चाहिए 16 मार्क्स के लिए। क्वांटिटी होनी चाहिए, नहीं तो नहीं देंगे बेटा, वो मार्क्स नहीं देंगे फिर। मगर लिखना ठीक है, इतना होना चाहिए कंटेंट, इसके बिना नंबर नहीं मिलने वाले। क्लास अगेन देखो, फिर से बातें करने लगे ना, सिलेबस रहेगा, फिर आपकी रिस्पांसिबिलिटी होगी, बातें नहीं। गुरुग्राम वालों की टेंशन है। हमारे साथ ऐसा क्यों कर कोई रहा है टेंशन नहीं है। मैम? पर हमारे साथ ऐसा हाँ, क्यों थोड़ा डेट वो हो गया, बाकी कोई टेंशन नहीं है। अपना जितना पढ़ाया है ना, उसको याद करने में लग जाओ। जो इम्पोर्टेंट है, फर्स्ट पेपर सबसे पहले थ्योरीज पढ़ लो, फिर आगे पढ़ लो, कोलबाग पढ़, फिक्स है, इसमें से आना ही है ना, जो फिक्स है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के क्वेश्चन फिक्स है, फिक्स है, मैं कह रही हूँ तो फिक्स है, वो पढ़ लो, वो आएगा ही। हमारी क्लास लेट तो स्टार्ट कैमलॉग की थ्योरी है, फिक्स है, या तो ये तुम्हारे लिए अच्छी बात है ना, फिर बात तो प्याजे वाला थोड़ा आपके साथ भी रहिए, नहीं इम्पोर्टेंट ये है, इसमें चेंज होता रहता है। अब विवाद हो जाएगा। जो चीजें बोल रहे हैं ना बेटा, फिक्स है, वो आना ही है, उसको तो पढ़ो, खत्म करो। मैम 2-3 क्वेश्चन तो हमें पता है कि फिक्स है, फिक्स है, बट बाकी की क्या करें? बाकी क्यों, इसमें भी देखो ये, अरे कुछ कहानी अरे ये कॉलोनियल वाले में जितने भी पॉलिसीज है वो फिक्स है। मान लो वॉर में आएगा, कॉलोनियल पढ़ लो, एसएसए वाली और ये एसएसआर में से फिक्स है। मान लो इसमें सेल लेगा आने वाला है, ठीक है। 1986 की पॉलिसी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोग्राम ऑफ एक्शन रामामूर्ति कमेटी सब उसी से जुड़ा हुआ है, उसको पढ़ लो। पहले इतना तो पढ़ो, फिर हम बता ही रहे हैं बाकी इंपॉर्टेंट क्या है, ठीक है। देखो वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन में ना अभी जितनी भी पॉलिसीज पढ़ी है ना,
उसमें थोड़ा थोड़ा आपको लिखना है कौन सी पॉलिसी में क्या क्या बोला गया वोकेशनलाइजेशन का, तो इसको हम अलग से कर ही नहीं रहे। वोकेशनलाइजेशन होता है एजुकेशन को सिर्फ बीएससी बीए की डिग्री तक सीमित ना रख के जो स्किल्ड, जो हमें वर्कफोर्स चाहिए होता है आगे काम के लिए, अपनी कंट्री को प्रोग्रेस लाने के लिए, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए, वो कोर्सेज प्रोवाइड किए। ठीक है, तो वोकेशनलाइजेशन हमने सारी पॉलिसीज में पढ़ा है थोड़ा थोड़ा, तो थोड़ा थोड़ा उसमें से ये कि इस पॉलिसी में ये बोला गया, इस पॉलिसी में दिया हुआ है, इसमें आपको पढ़ना है। तो पॉलिसीज हम सारे ही पढ़ चुके हैं। अब मैम बीए के साथ एक वर्ड और जोड़ दिया है रिसर्च, अब 4 साल का कर दिया। इंटीग्रेटेड कोर्सेज तो 4 साल के ही हो गए हैं, जैसे नहीं, जैसे हम सामान्य बीए करते थे ना बैचलर का कोर्स, अब दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कल परसों में एक लेटर निकाला है, बोला है जो 1 साल और पढ़ लो तो बीए एंड रिसर्च। अच्छी बात है। 4 साल का हो जाए तो वो टेक्निकल नहीं हो चुका, वो हो चुका हो नहीं चुका, अभी लागू होगा वो अभी। नहीं, न्यूज़ में आया होगा ना प्लानिंग पहले से। सुनिए, तो जिन्होंने एडमिशन लिया था ना उनके 4 साल के हैं, काफी बच्चों के हैं। पिछले साल नहीं वो उसमें ये भी मैंने पढ़ा है मर्जी है, या तो बीए की ले लूंगी या फिर रिसर्च तो आपका फर्स्ट ईयर हो गया कंप्लीट किया ना, तो कौन सी डिग्री मिलेगी? ये तो कर लो यार। 4 साल तो हमारा हो गया। नहीं नहीं, बीए रिसर्च बीए बीएड वो अलग होगा, वो अलग वो अलग है, मतलब इसमें ये है बीएससी बीएड बीए बीएड तो 4 साल का इंटीग्रेटेड चलेगा। एमए का नहीं है, एमए उसका नाम मास्टर डिग्री हट के हाँ, वो 1 साल में 2 साल का 1 साल का डायरेक्ट डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी में बच्चा एडमिशन ले सकता है, पीएचडी कर सकता है। लेकिन अब तो मैं भी कंपलसरी कर दिया पीएचडी के लिए। हाँ, मतलब बीए वो रिसर्च करके आप नेट क्लियर करो फिर पीएचडी करो। हाँ, ये हो जाएगा, 1 साल तो बच जाएगा ना, उसका 1 साल बच जाएगा। कॉलेज से फिक्स हो जाता था, कॉलेज को 8 से और पैसे के बर्बाद को सिर्फ पहले रजिस्टर लेते। वो अलग प्रोफेसर असिस्टेंट के पास 3 है, एसोसिएट के पास 5 है, प्रोफेसर के 8 है। क्लास इधर देखिए, कीप क्वाइट। वोकेशनलाइजेशन आपको खुद से पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद है आपका टॉपिक 3 लैंग्वेज फार्मूला, ये ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो, हिंदी इंग्लिश समझते ठीक है। 3 लैंग्वेज फार्मूला ये भी मैं नहीं पढ़ा रही, आप पढ़ चुके हो पहले, यस मैम। ठीक है। ये भी आपको खुद से करना है, ये भी शॉर्ट नोट में आता है तो आएगा, लॉन्ग में तो मतलब 3 लैंग्वेज फार्मूला अकेला आएगा। ओपन लर्निंग एंड डिस्टेंस एजुकेशन सिस्टम, हाँ जी, 3 लैंग्वेज फार्मूला का शॉर्ट नोट 3 लैंग्वेज फार्मूला ये 1986 की एजुकेशन पॉलिसी में, ठीक है, उसमें बोला गया कि 3 लैंग्वेजेस पढ़नी है आपको, एक आपको कम से कम नेशनल लैंग्वेज होनी चाहिए, एक इंटरनेशनल होना चाहिए, और एक आपका जो एंशिएंट लैंग्वेज है वहां जो हम संस्कृत पढ़ते हैं, अरबिक वगैरह भी आप पढ़ सकते हो, ठीक है। यस मैम। या फिर आप जो रीजनल लैंग्वेज है वो पढ़ सकते हो, हिंदी इंग्लिश के अलावा आसामीज, पंजाबी। सेकेंडरी लैंग्वेज है आपका। हाँ, अब सेकंड वो मदर टंग भी हो सकता है, वहाँ का कोई एंशिएंट लैंग्वेज भी हो सकता है, तो अरबियन, पर्शियन, ये सब भी हो सकता है। बट नीचे जो साउथ के वो हैं कुछ देश, उन्होंने तो हिंदी को सेकंड लैंग्वेज माना ही नहीं, मतलब या तो इंग्लिश होनी चाहिए या खुद की लैंग्वेज होनी चाहिए या फिर वो संस्कृत वगैरह। कंपलसरी नहीं है ना, नहीं, उन्होंने लड़ाई भी करी है, ऐसा कंपलसरी नहीं है बोलो। मतलब चॉइस है। हिंदी देखो ये कोई मैंडेटरी वाला नहीं है, आप ऑफिशियल लैंग्वेज है, देखो जानोगे आपके लिए फायदा है, पर वो ये नहीं कर रहा है कि आपको करना ही है। नहीं, आपकी बात ठीक है, बट आप तो जैसे कि हिंदी को वो तो करते ही है। आप साउथ में चले जाओ ना, इतना इग्नोर मारेंगे, समझ में आएगा, फिर आंसर नहीं करते। इस मामले में तो हैदराबाद में भी बहुत अच्छा है। हैदराबाद तो आईटी सिटी जैसा हो गया है आजकल, तो हैदराबाद बहुत डेवलप्ड है, वहाँ के मुस्लिम इतने ओपन माइंडेड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वहाँ तो हमने क्या कहते थे, आप जो ये वाली लैंग्वेज सीख लो, हिंदी हम नहीं सीखेंगे। हैदराबाद में इंग्लिश भी नहीं आता और हिंदी भी नहीं आता है, बहुत हिंदी तो पहले रहता है इनके बस वहाँ की एक ही आते हैं, मैं तो कर रही हूँ। बस ये बात है, बाकी तो सीखेंगे। इसकी हैदराबाद में लोग नहीं नाको कर नहीं, उनकी थोड़ी हिंदी ही अलग है। वहाँ गया था। वो मतलब जैसे वो मुस्लिम है ना, तो वो उर्दू और थोड़ा हिंदी ऐसे, और तेलुगु थोड़ा खिचड़ी टाइप हो जाता है। बाकी अदरवाइज दे आर वेरी ओपन माइंडेड। वहाँ के जो मुस्लिम्स भी है ना, दे आर वेरी ओपन माइंडेड। मुझे तो बहुत अच्छे लगे वहाँ के लोग, हैदराबाद के बहुत अच्छे। जो तेलुगु भी है ना, वो भी बहुत अच्छे थे। एटलीस्ट हमारे जो हाईटेक सिटी में जो अपार्टमेंट में थे, बहुत अच्छे थे, अच्छे थे सारे नेबर्स, सब बहुत अच्छे।
ठीक है, तो अपना अपना है, कुछ कुछ है वैसे, तो हर जगह एक ही नहीं है। ओपन लर्निंग एंड डिस्टेंस एजुकेशन, इसके बाद है आपका ओपन लर्निंग एंड डिस्टेंस एजुकेशन। मैम ये जो 3 लैंग्वेज है ये शॉर्ट नोट में आएगा। शॉर्ट नोट, बिल्कुल शॉर्ट नोट में आएगा। 3 लैंग्वेज कभी अकेला लॉन्ग में आता ही नहीं है, शॉर्ट में आएगा। ये मैम वो है क्या NOIS? हाँ जी, NIOS और वही 1986 में पढ़ के आया इग्नू और NIOS, इसको भी मैं नहीं पढ़ा रही। 90 मैम 86 ओपन लर्निंग एंड डिस्टेंस 1986 वाली पॉलिसी में इतने डिटेल में तो पढ़ के आए हैं। यस मैम। NIOS और इग्नू वही है, ओपन लर्निंग एंड डिस्टेंस एजुकेशन। सिलेबस में अभी 4 यूनिट है। 4 यूनिट कवर हो चुका है। नहीं, थर्ड को है अभी, थर्ड चल रही है। सेकंड यूनिट में 4th यूनिट कवर हुआ था, वो पीछे एक्सप्लेन कर रखा है। क्या चीज? हमारी किताब में हम आगे पीछे चलती है। ओपन लर्निंग नाम ही खुद को बच्चे खत्म है। हाँ, हो जाएगी क्योंकि पढ़ी हुई टॉपिक्स है ना, इसलिए। वही पेपर है, फिर भी बंद दिमाग लेकर बैठे हुए हैं। मेरे में कुछ लिखेगी। एक्सक्यूज मी मैम, यस क्लास। मैम इस बुक में से आप इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बता दीजिए, सारे यूनिट 1 और यूनिट 2 के। आपको फटाफट दीजिए, मैं एंड में बताती हूँ। ये डिस्टेंस ओके मैम। और मॉडर्नाइजेशन जी अभी हम पढ़ाएंगे। नहीं मैम पढ़ाएंगे। देखो, जब शॉर्ट नोट की तरह ये लिखोगे ना, तो ओपन लर्निंग डिस्टेंस एजुकेशन क्या होता है लिखेंगे, साथ में ना मेरिट डिमेरिट जरूर डाल देना। शॉर्ट नोट में मेरिट डिमेरिट रहता है, थोड़ा आपका आंसर भी सही बन जाता है। डिमेरिट में आप लिख सकते हो कि क्वालिटी का वो फर्क है, बच्चा रोज स्कूल नहीं जा रहा है या क्लासेस रेगुलर नहीं अटेंड कर पा रहा है, सिर्फ एग्जाम दे रहा है, ये सब डिमेरिट में आता है। मेरिट में फ्लेक्सिबिलिटी है, चॉइसेस है, ठीक है, जो वर्किंग है वो भी कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है, बाकी चीजें भी है। पर 3 लैंग्वेज में भी आप ना मेरिट डिमेरिट लिख देना। 3 लैंग्वेज में मेरिट क्या है कि इंडिया एक डाइवर्स कल्चर का है, तो मोर देन 1 लैंग्वेज बच्चा सीख रहा है, ठीक है, उसके पास ऑप्शन है, फिक्स नहीं कर रहे हैं, तो इस तरीके से। डिमेरिट में है कि अगर आप प्राइमरी से 3 लैंग्वेज चला रहे हो, ठीक है ना, तो बच्चा कंफ्यूज भी हो सकता है, मदर टंग में ज्यादा कंफर्टेबल है, तो इस तरीके से आप शॉर्ट नोट में मेरिट डिमेरिट डालेंगे तो आंसर वाइज पढ़ने में भी अच्छा रहता है, फुल मार्क्स भी अचीव करने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, ठीक है, ऐसे लिखोगे तो ज्यादा चांसेस रहता है। इसके बाद है मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन हम फर्स्ट पेपर में कर चुके हो, अगेन वी विल नॉट डू इट। अब तो मैम इसके बताइए मॉडर्नाइजेशन क्या पढ़ा था फर्स्ट पेपर में। फूड कल्चर चेंज हो गया है, ठीक है, टेक्नोलॉजिकल इंपोर्ट से बहुत ज्यादा है, हेल्थ पे इफेक्ट पड़ रहा है, हेल्थ वाला बोला था, फूड वाला, ड्रेसिंग सेंस है, बाकी सब चीजें हैं, बहुत सारी चीजें मॉडर्नाइजेशन का नेगेटिव इफेक्ट। मैगी यहाँ पर भी मिलती है विदेशों में। हाँ ठीक है, टाटा की चाय यहाँ पर भी मिलती है। वो ग्लोबलाइजेशन आप कह रहे हो या ग्लोबलाइजेशन का एग्जांपल दे रहे हो कि वहां की चीज यहाँ मिल रही है, यहाँ की मॉडर्नाइजेशन। हमारे इंडियन सोसाइटी में जो मॉडर्नाइजेशन आ रहा है ना, उसका मेरिट एंड डिमेरिट ये फर्स्ट पेपर में है आपका टॉपिक। आधुनिकीकरण, अच्छा, आधुनिकीकरण ये फर्स्ट पेपर में भी है आपका मॉडर्नाइजेशन, ठीक है, फर्स्ट पेपर में शॉर्ट नोट। और फर्स्ट में पढ़ लेना, यहाँ अलग से पढ़े, अलग से कुछ नहीं है, अलग से कुछ नहीं है, वहीं वाला आएगा सारा इधर, ठीक है। ये चीजें अलग से कुछ नहीं है, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा एजुकेशन वाला जोड़ेंगे तो मॉडर्नाइजेशन एंड टीचर को अप टू डेट नॉलेज और बाकी सब मॉडर्न होना चाहिए। डिसिप्लिन में चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन हो गया है, तो मॉडर्नाइजेशन ऑफ एजुकेशन देखो इधर, मॉडर्नाइजेशन में आप जनरल कॉन्सेप्ट तो लिखोगे, साथ के साथ आपको एजुकेशन से इसको थोड़ा सा रिलेट कर देना है। रिलेट कैसे? मॉडर्न एजुकेशन वोकेशनल होना चाहिए, ठीक है, अगर आप कुछ पढ़ रहे हो तो आपको उस फील्ड में पर्टिकुलर जॉब मिलनी चाहिए, इतनी स्किल्स आप अर्न कर सको। टीचर मॉडर्न होना चाहिए, अप टू डेट होना चाहिए, बच्चों से फ्रेंडली होना चाहिए, गाइड की तरह होना चाहिए। एजुकेशन जो है वो चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए। ये तो हमने इसमें भी पढ़ा था, कुछ जरूरत नहीं है, पॉलिसी वाले में पॉलिसी डालेंगे, सिर्फ मॉडर्नाइजेशन बोल रहा है ना आपको, इसमें उसमें जाने की जरूरत नहीं है, शॉर्ट नोट में ही आएगा, क्योंकि लॉन्ग में आएगा, लॉन्ग में आए तो लॉन्ग में नहीं आता है। लॉन्ग में आएगा तो 2-4 चीजें जोड़ के आएगा, ये तो ग्लोबलाइजेशन मॉडर्नाइजेशन एक साथ है,
कब आएगा? दो चीजें जोड़ेगा, अकेला ये मॉडर्नाइजेशन लॉन्ग में नहीं आता है। ग्लोबलाइजेशन में दो तो दो ना, उसमें भी पढ़ोगे इसमें पढ़ोगे तो जोड़ना पड़ेगा फिर इसको। पढ़ाई में रिसोर्सेज का प्रयोग करें। बहुत कुछ लिख सकते हो आप अपने आप, इसमें भी आओगे तो लॉन्ग भी बन जाएगा, कुछ है नहीं। किताब ही लिख दो। यूज पूरे डिटेल करिकुलम बोल तो अप टू डेट होना चाहिए, टीचर से लेके सब कुछ लिख डालो, उसमें क्या थोड़ा 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 याद करो, थोड़ा थोड़ा लिखना पड़ेगा। बादाम लेके जाओ फर्स्ट पेपर हाँ ये भी सही है ना, एंशिएंट और मॉडर्न वाले में फर्क भी दिखा सकते हो, अभी मॉडर्नाइजेशन में क्या क्या चेंजेस आए हैं, क्या क्या चीज आपको चाहिए, ठीक है। अब हम आते हैं यूनिट 4 पे। यूनिट 3 is completed because most of the topics, ठीक है, have been already covered, ठीक है, ऑलरेडी हम कवर कर चुके थे पेपर 1 में और पॉलिसी के अंदर। अब आते हैं यूनिट 4 पे। ठीक है ये ले किताब यूनिट 4 देखिए, पहला टॉपिक है आपका कल्चर एंड एजुकेशन। संस्कृति संस्कृति डाइवर्सिटी कल्चर एंड एजुकेशन आपस में कैसे रिलेटेड है और दोनों का एक दूसरे पे कैसा इम्पैक्ट है। इस क्वेश्चन को ऐसे भी बोलते हैं, कल्चर एंड एजुकेशन आर द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, एक्सप्लेन। कल्चर एंड एजुकेशन आर द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, एक्सप्लेन, ठीक है। कल्चर एंड एजुकेशन कल्चर क्या होता है? लोगों का वे ऑफ लिविंग होता है ना, जीने की कला। ठीक है। उसमें सब कुछ ही उनका फूड हैबिट, पहनावा, ठीक है, रिचुअल, पूजा पाठ, रिचुअल जो भी आप फॉलो करते हो, फेस्टिवल सब कुछ आ जाता है, बिल्कुल इसमें ही आता है, ठीक है। वे ऑफ लिविंग बोले तो सब कुछ ही आ जाएगा इसमें, ठीक है। संस्कृति हमारी संस्कृति, हमारा पहनावा, हमारा खान पान, हमारा बोली विचार, रिचुअल्स, प्रथा जो हम फॉलो कर रहे हैं, सब कुछ ही आ जाता है इसमें, ठीक है। इसमें आ जाता है कल्चर। तो ये शिक्षा से कैसे रिलेट करता है? शिक्षा से कैसे रिलेट करता है, ठीक है, बताने के लिए आए, बिल्कुल बताएंगे। बता दिया, बताओगे अभी तो शुरू किया है, ये थोड़ी पढ़ा है, जो नहीं पढ़ा हो तो समझाऊंगी ना, जो पढ़ रहे कल्चर क्या मतलब कैसा होता है। नहीं, पहले तो लिखेंगे दोनों का रिलेशनशिप क्या है, ठीक है। पहले कल्चर होता क्या है, तो कल्चर है वे ऑफ लिविंग है, कल्चर लर्न बिहेवियर है, जो हमने अपने पूर्वजों से सीख रहे हैं, सीख के ही तो आए, लर्न बिहेवियर, कहीं सडनली तो नहीं चेंज हुआ, जो दादा परदादा से मम्मी पापा ने सीखा उनसे देख के हम सीख रहे हैं, ठीक है। हमसे आगे की जनरेशन की पढ़ाई भी है, एजुकेशन भी तो ऐसे है। एजुकेशन में तो फिर भी देखो चेंज हो रहा है, टाइम टू टाइम बहुत चीजें चेंज हो रही है, बिल्कुल वही कंजर्व नहीं होके आया है। कुछ चीजें तो है फिक्स है, पर बहुत सारा चेंज भी आया है, बहुत नई नई चीजें ऐड हो गई हैं चीजों में, तो ये भी हुआ है, बहुत सी चीजें नहीं आई। बुरा मान लिया नहीं सही कह रहा है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंस होना डजंट मीन कि एग्री नहीं कर रहे, वो भी अपनी जगह पे सही है, लेकिन एजुकेशन में फिर भी चेंज देखिए थोड़ा रैपिड है, ज्यादा है अगर कंपेयर किया जाए तो, ठीक है। कल्चर में इतना बहुत ड्रास्टिक हम चेंज नहीं करते हैं, कल्चर इज एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग क्या होती है? एक को हमने पढ़ा था फर्स्ट पेपर में पढ़ा था ना, याद है? एक एब्स्ट्रैक्ट चीजें होती है और एक दूसरा क्या होता है, जिसको छू के टच करके देख सकते हैं, तो वर्ड ही नहीं याद है। कॉन्क्रीट कुछ चीजें जो कॉन्क्रीट होते हैं, जो आप पढ़ रहे हो समझ रहे हो, उनको हम छू के देख सकते हैं, आंखों से देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, परसीव कर सकते हैं। और एब्स्ट्रैक्ट होता है, जैसे मैंने बोला था पैसिफिक ओशन के बारे में पढ़ा रहे हैं,
तो हम ले जाके नहीं दिखा सकते, आपको इमेजिन करनी पड़ेंगी कुछ चीजें। एक अपनी ध्यान इंद्रियों से हम लोग फील करके, हाँ ये कॉन्क्रीट होता है, ये कॉन्क्रीट होता है। और जो हम अपने सेंसेस से परसीव नहीं कर सकते, इमेजिन करना पड़ता है, उसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट। तो कल्चर भी एब्स्ट्रैक्ट है, ठीक है। रीति रिवाज सुना है, समझा है, कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में है, ठीक है, ऐसी चीजें चल रही, तो कल्चर एब्स्ट्रैक्ट होता है। पैटर्न ऑफ लर्न बिहेवियर होता है, जो सीखते हैं वैसा करते हैं। प्रोडक्ट्स ऑफ बिहेवियर होता है। कल्चर अल्टीमेटली जो आप करते हो वही तो है आपका कल्चर, ठीक है ना। जो रिचुअल जैसे पूजा पाठ कर रहे हो, जैसे पहनावा है, जैसे जो हम चीजें कर रहे हैं वही हमारा कल्चर होता है। कल्चर एटीट्यूड, हमारा कैसा एटीट्यूड है चीजों को लेके और हमारी कैसी वैल्यूज है चीजों को लेके, वही दर्शाता है। कल्चर ऑल्सो इंक्लूड्स मटेरियल ऑब्जेक्ट्स। कल्चर मटेरियल ऑब्जेक्ट कैसे है, कोई एग्जांपल? कल्चर मटेरियल ऑब्जेक्ट से कल्चर कैसे रिलेट करता है, कोई एग्जांपल? पहले लोग मिट्टी के बर्तन यूज करते थे, फिर धीरे धीरे लोहे पे आए, आयरन पे, फिर मिक्स हुआ, एलॉय बना, स्टील, हम स्टेनलेस स्टील जो यूज कर रहे हैं। तो कल्चर के साथ साथ मटेरियल ऑब्जेक्ट्स का भी जो यूज है, जो ह्यूमन बीइंग करता आया है सालों से, उसमें भी चेंज आया ना धीरे धीरे। तो कल्चर कहीं ना कहीं मटेरियल ऑब्जेक्ट से भी जुड़ा हुआ होता है। कल्चर इज शेयर्ड बाय, हाँ लकड़ी का था, स्टील का आया, बहुत फर्क आया। खाट थी, बेड आया, है ना, फर्क है कल्चर में भी। कल्चर इज शेयर्ड बाय मेंबर ऑफ सोसाइटी। फैमिली मेंबर्स तो शेयर करते हैं सेम कल्चर, और एक सोसाइटी में रहते हैं साथ में तो सेम कल्चर फॉलो करते हैं। कल्चर इज सुपर ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक क्या होती है? नेचुरल, ठीक है। कल्चर इज परवेसिव। परवेसिव मतलब होता है, ठीक है, जो वो करे, कंजर्वेटिव, ठीक है। अनक्वेश्चन कॉन्टेक्स्ट मतलब आप सवाल नहीं उठाते, ये ऐसे किया जाता है तो किया जाता है, उसके पीछे लॉजिक्स है बहुत सारी चीजों की, ऐसा वैसे नहीं है कि नहीं है, ठीक है। लॉजिक्स है तो हम क्वेश्चन नहीं करते। अगर पूजा ऐसे की जाती है तो हम ऐसे कर रहे हैं सालों से, जैसे दादी ने मम्मी को बता दिया, हमने किया, तो ऐसे हम अपने बच्चों को बताते हैं कि ऐसा होता है, ऐसे करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन तो करते हैं मैम, बट आंसर नहीं मिलता। नहीं कैसे मिलता? देखो जो पुराने दादी है ना, बहुत लोग, वो लोग बहुतों के पास आंसर क्या हुई, लेकिन सुनाई तो दे रहा है, नहीं हो रहा है क्या रिकॉर्ड? ज्यादातर लोगों ने कहा उसको ही कल्चर मान लिया उन्होंने। देखो बहुत तो सुपरस्टिशंस भी है, तो लेकिन आप जब पढ़े लिखे हो, जब चीजें पता है, जो लॉजिकली एक्सेप्ट कर सकते हो उनको मानो। एकदम जो सुपरस्टिशन है उनको नहीं भी मानोगे तो चलेगा, ऐसा नहीं, ठीक है। हमारे सबने सुनाई थी जब पढ़ाया। कल्चर इज चेंजिंग, ठीक है। पहले के जो कल्चर थे और अभी में फिर भी चेंज होते होते बहुत फर्क आया, ठीक है। होता है। मगर मैम नहीं कल्चर एजुकेशन लॉन्ग है, ठीक है। कल्चर मैम मगर ज्यादातर हम लोग जो जैसे एक ही कपड़े सभी स्टेट पहन रहे हैं, उनका क्या कल्चर बच गया? दिल्ली वालों का तो कुछ कल्चर ही नहीं, दिल्ली का तो कुछ नहीं, क्योंकि दिल्ली में सब बाहर के लोग हैं। ज्यादातर लोग ना दिल्ली का कुछ अपना है ही नहीं। बोलते हैं दिल्ली की तो हवा भी अपनी नहीं है, उधर कश्मीर में बर्फ पड़ जाए, ठंडी पड़ जाती है, राजस्थान में लू चली तो दिल्ली में गर्मी हो जाती है। इसका तो एनवायरनमेंट भी यहाँ का नहीं है। दिल्ली अपनी खुद की नहीं है तो दिल्ली से कोई मोस्टली लोग आपको नॉर्थ इंडिया के मिलेंगे, या हरियाणा के लोग हैं, पंजाब के लोग हैं, यूपी बिहार के लोग हैं, दिल्ली। मगर मैम दिल्ली के खुद के भी लोग मान लो जो दिल्ली के जो भी है ना, या तो देखो जो बहुत सालों से भी रह रहे हैं, मैं ये नहीं कर रही हूँ, बहुत जगह पूर्वज भी रह रहे हैं, वो भी या तो पंजाबी कल्चर फॉलो कर रहे हैं या तो हरियाणवी कल्चर फॉलो कर रहे हैं। तो ऐसा या यूपी वाले मिल जाएंगे आपको, या बिहार वाले। मैम दिल्ली में 250 गांव है, उन 250 गांव के तो खुद के ही लोग हैं ना, मतलब वो है तो दिल्ली से ही। अच्छा सुनो, तुम इनका लिसन तो कल्चर कौन सा चल रहा है, ये देख लेना, कल्चर कौन सा कुछ तो होगा, हरियाणवी, पंजाबी, लैंग्वेज सुनो, उनका सेलिब्रेशन वो सभी कुछ करते हैं। कुछ करते हैं। तो मैम लव मैरिज भी तो अकोला गाँव दिल्ली में ज्यादा है। वहाँ माना कितने लोग हैं? वहाँ पंजाबी के एक लोग गाड़ी हैं। उसकी खानदान ये देखो यूपी के पहाड़ा में दिया, अब इसकी क्या गलती है?
चलो देखो नेचर, अब एजुकेशन कल्चर के बारे में थोड़ा बहुत लिखना है, ऐसे हमें एजुकेशन के बारे में लिखना है। तो एजुकेशन की डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ रखी है, एजुकेशन इज ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। तो ये सब थोड़ा बहुत हम एजुकेशन का इंट्रो देंगे, आप बताएंगे लिंक्ड कैसे है, ठीक है, रिलेशनशिप क्या है कल्चर और एजुकेशन का। देखो किसी भी सोसाइटी का अगर कल्चर मटेरियलिस्टिक है ना ज्यादा क्लास, तो एजुकेशन सिस्टम ज्यादातर कंपटीशन बेस्ड होगा। अगर मटेरियलिस्टिक है तो कंपटीशन बेस्ड होगा। और आजकल मोस्टली सोसाइटीज का कल्चर मटेरियलिस्टिक ही होता जा रहा है और कंपटीशन इसलिए बहुत ज्यादा है। एक जॉब का इंटरव्यू ले लो, एक वैकेंसी निकलती है, 100 से ज्यादा कैंडिडेट पहुंचे हुए होते हैं। किसी प्राइवेट स्कूल में देख लो, कहीं भी 100 तो मिनिमम गवर्नमेंट एक वैकेंसी निकाल दे, 10,000 की लाखों से ऊपर तो एप्लीकेशंस आ जाते हैं उतने पोस्ट के लिए, ठीक है। वो भी 4th ग्रेड एम्प्लॉय के लिए भी तुमको पीएचडी वाला भी अप्लाई करता हुआ दिख जाएगा, क्योंकि सरकारी नौकरी इतना कंपटीशन है। तो कल्चर अगर जैसा है ना, तो एजुकेशन पे इम्पैक्ट डाल रहा है अल्टीमेटली। कल्चर मटेरियलिस्टिक है तो कंपटीशन ज्यादा है, एजुकेशन में कंपटीशन पे, मार्क्स पे फोकस ज्यादा है, कहने का मतलब है, ठीक है। जो भी हम एजुकेशन से सीखते हैं ना, वो कहीं ना कहीं कल्चर से ही रिफ्लेक्ट होता है, क्योंकि कल्चर हमारी थिंकिंग को, ठीक है, बाकी चीजों को इफेक्ट करता है कि हमारी सोच कैसी है। जैसे हमारी सोच है वैसा हमारा एजुकेशन है। जैसे मान लो हमारे इंडिया में अभी डेवलपिंग कंट्री है, वोकेशनल कोर्सेज पे ज्यादा फोकस है, तो हमारी सोच है तो हम वोकेशनल कोर्सेज को प्रेफरेंस दे रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान जैसी कंट्री है या बाकी कंट्री जो रिलीजियस बेस्ड है, वो रिलीजियस एजुकेशन को ज्यादा फोकस करते हैं आज की डेट में, ठीक है। इसलिए वो इतना आगे बढ़ नहीं पा रहे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जितना हमारा इंडिया आगे कर गया है, इतना नहीं। अभी भी बहुत सारे देश है जो रिलीजन बेस्ड है, पढ़ाई लिखाई अपना हिसाब से कर रहे हैं। हां रिलीजन बेस्ड, हां वो इतना नहीं है। आप और क्या आप देख लो, नहीं टेक्नोलॉजी पे हम अगर पढ़ाई अरे रिसर्च में भी है ना, वो कह रहे मैं रिसर्च की बात कर रहा हूं। इंडिया में तो रिसर्च है जिसके लिए वो जाना जा रहा है, वो एजुकेशन में ना इतना गार्डन था, पता है नहीं। देखो कहने का मतलब है जो एजुकेशन में तो हमने क्या बना दिया, पढ़ना ही है, पढ़ना ही, एकदम जो रटने वाली पढ़ाई है ना उस पे फोकस नहीं है। और वहाँ पे सिटीजन लॉयल बनाने पे भी अपनी कंट्री के लिए डेडिकेटेड रहो, मेन ये है वहाँ पे एक सिटीजन। हाँ ये मैकेनिक बनाते हैं वो लोग, स्किल पे काम करते हैं। हाँ स्किल पे, रटने वाली पे नहीं है, ये वही है। और स्किल पे ही फोकस होना चाहिए यार। वो क्लास बाद में बहस करेंगे जब हम पास हो जाएंगे। आराम से जाने सब में मिलेंगे तब। पहले पास तक की लड़ाई करो। कौन से पेज पे है ये है आपका 234 235। अबे ध्यान रखो। नेक्स्ट टॉपिक। नहीं ये कल्चर एंड एजुकेशन ही है। मैम हमारे में तो पता नहीं क्या और देखिए और कैसे इसके वो तत्व दे रखे हैं, उसके बाद ही खत्म है। जैसा कल्चर है, लिखिए एक मिनट, जैसा कल्चर है वैसा एजुकेशन है, ठीक है। मैंने बोला जैसी हमारी थिंकिंग रहेगी वैसा हमारा एजुकेशन सिस्टम रहेगा। अब एजुकेशन कैसे कल्चर डिसाइड कर रहे हैं, जैसा एजुकेशन सिस्टम है वैसा कल्चर है, ठीक है। अगर हम रिलीजन को, मतलब हम सेकुलर कंट्री पढ़ रहे हैं, सामने सबको रेस्पेक्ट करना सीख रहे हैं, तो जैसा एजुकेशन सिस्टम रहेगा आपका कल्चर, आपका माइंडसेट भी वैसा ही रहेगा, ठीक है। तो हम सबको इक्वली रेस्पेक्ट देना सीखेंगे। पर जहाँ पे पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट किया जा रहा है, कट्टरपंथी वाली सोच है, चाहे वो कोई भी रिलीजन हो, ठीक है, तो आपका माइंडसेट, तो जैसा आपका एजुकेशन सिस्टम रहेगा आप वैसा ही कल्चर बनाओगे आगे चल के, ठीक है। या आपका कल्चर वैसा ही चलेगा जैसा आप सीख के आओगे। ऐसे गुजरात में बिजनेस पे ज्यादा फोकस करते हैं लोग, गवर्नमेंट एग्जाम पे कम करते हैं, बिल्कुल कल्चर है। बिल्कुल बिहार में लोग, हरियाणा में लोग एग्जाम में ज्यादा बिल्कुल बिल्कुल यूपी बिहार में या बिहार वगैरह में यूपीएससी उनको है कि हार्ड वर्किंग है, मेहनती है, ठीक है, उनको होता है कि नहीं यूपीएससी इतना टफ एग्जाम में निकालते हैं। तो ठीक है, जैसा एजुकेशन जैसा कल्चर है वैसा एजुकेशन सिस्टम है। क्योंकि वहां पे लगता है, क्योंकि देखो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा भी देने को बोला जाता है, क्योंकि फैक्ट्रीज नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट है, लोगों को बाहर के स्टेट्स में भागना पड़ रहा है, तो फिर बोला जाता है कि विशेष राज्य का दर्जा दे। तो वहाँ के लोगों की थिंकिंग कैसी है,
कि मतलब गवर्नमेंट जॉब सेफ है, आप लाइफ लॉन्ग सेफ हो, आपको धक्का नहीं खाना पड़ेगा, या बच्चे हैं वो बेरोजगार नहीं होंगे, आगे चल के अनएम्प्लॉयमेंट की दिक्कत नहीं आएगी। तो जैसा सिचुएशन है, जैसा कल्चर है, वैसा सिस्टम, वैसा एजुकेशन सिस्टम है, उस पे फोकस ज्यादा है, तो ऐसा होता है। ठीक है, तो ये चीज आपको लिखनी है कल्चर एंड एजुकेशन के रिलेशनशिप में। मैम एक कल्चर और एजुकेशन रिलेशन जो आप बताते हैं तो इसमें जो नोट मतलब 800 क्वेश्चन का लॉन्ग लिख रहा है, हाँ। तो लॉन्ग लिखता है तो नोट पर मतलब जैसे 1.2 पॉइंट से तो आप नाम किस पॉइंट मतलब नोट कर दिया कि बोल ताकि दिमाग में जैसे कल्चर एंड एजुकेशन पढ़े ना तो पॉइंट आ जाना चाहिए कि पॉइंट सीखना देखो आपकी तरफ बहुत कोशिश करती हूँ, टाइम का इतनी कमी है ना, सिलेबस बहुत ज्यादा है, ये थोड़ा सा हो जाता आप है। लैंग्वेज में तो अच्छे से समझा देते हो हाँ। बट वो जो पॉइंट आप दे दोगे ना तो वो छपना चाहिए तभी जब क्वेश्चन कॉपी पे पैड हो। हाँ, वो सही बोल रहे हो, ठीक है, टाइम का ही थोड़ा सा रहता है हम लोगों का, तो मैं एक एक चीज लिख नहीं पाती हूँ, बाकी अपने एंड से जितना हम क्लियर करा सकते हैं हम कोशिश करते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, सेकंड। तो इसमें भी थोड़ा सा हम डेमोक्रेसी का जब कभी आएगा ना, डायरेक्ट कभी आंसर नहीं लिखते, कल्चर एंड एजुकेशन आएगा फिर थोड़ा कल्चर का एक पैराग्राफ लिखो, एक एजुकेशन का एक पैराग्राफ लिखो, तब जाके रिलेशनशिप लिखो। उसमें भी पहले लिखो इम्पैक्ट ऑफ कल्चर ऑन एजुकेशन, ठीक है, सेकंड में लिखो इम्पैक्ट ऑफ एजुकेशन ऑन कल्चर, चाहे आप 3-3 4-4 पॉइंट ही लिख रहे हो, टू द पॉइंट, ठीक है। ऐसे ही डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन आएगा तो पहले आप डेमोक्रेसी क्या होती है लिखोगे, ठीक है, फिर एजुकेशन क्या होता है लिखोगे, फिर इनका क्या रिलेशनशिप है ये लिखोगे। डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन। तो डेमोक्रेसी क्या होती है, एजुकेशन क्या होती है, ये हम नहीं कर रहे, हम डायरेक्ट कर रहे हैं रिलेशनशिप। डेमोक्रेसी लोकतंत्र, जहाँ सिटीजन को राइट है अपनी गवर्नमेंट को चूज करने का, ठीक है, अभी आ रहे हैं ना वोट, फिर आपको पीएम चूज करने के लिए। देखो अगर डेमोक्रेटिक कंट्री है, रिलेशनशिप देखते देखिए, अगर कंट्री डेमोक्रेटिक है, हम खुद डेमोक्रेटिक कंट्री में है, डेमोक्रेसी है, तो एम ऑफ एजुकेशन कैसा होना चाहिए, एम ऑफ एजुकेशन होना चाहिए एक अच्छा लीडर डेवलप करना। सबसे पहले तो यही लिखना चाहिए, क्योंकि ऑपोजिशन में एक भी लीडर नहीं है, ये बंदा मेरे को पसंद नहीं है, लेकिन इसके कोई है ही नहीं ऑपोजिशन, तुम्हारे पास ऑप्शन ही नहीं बचता, फिर दोगे किसको, ऐसा हाल हो गया है। तो ये तो बहुत जरूरी है, ऑपोजिशन में लीडर तो नहीं, अरे आपकी बात होनी चाहिए ऐसे कि बोलो तो लगे, है ना, लोगों को समझाना, अपने प्रॉमिस फुलफिल करने को, एम्पावरमेंट वो चीज दिखनी तो चाहिए सामने के जो खड़ा है कैंडिडेट उसके अंदर। बट मैम जैसे कि कांग्रेस तो बहुत टाइम से आ रही है ना, तो सडनली कैसे स्विच करते हैं बंदे बीजेपी पे, तो कुछ बात नहीं। देखो इनका तो कोई ईमान धर्म है ही नहीं, चलता फिरता सीएम कर ले तो उसकी बात ही क्या है ना, एक स्टेट का पीएम ही वो कर ले तो उसका क्या ईमान धर्म है, वो तो चीफ मिनिस्टर था, है ना। तो इसमें तो कुछ है ही नहीं, लेकिन एक ऐसा लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करना बहुत जरूरी, जो अटल बिहारी वाजपेयी थे, जो लाल कृष्ण आडवाणी थे, ये चाहे बीजेपी के थे, मुझे पार्टी से कोई लेना था, लेकिन ये ऐसी पर्सनालिटी है ना, एनीबॉडी कैन बी फैन, चाहे वो किसी भी पार्टी को सपोर्ट करता हो, तो ऐसे ये लोग हैं, मनमोहन सिंह, इसका कोई इंडिविजुअल बंदा भी फैन हो जाएगा कि इतने नॉलेजेबल और इतने अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग। अब तो कोई भी नहीं मिले। असम के सीएम थे तरुण गोगोई, इतने साल रहे कांग्रेस के, फैन है लोग उनके, कांग्रेस पार्टी के फैन नहीं, उनके फैन है, उन्होंने इतना अच्छा काम किया, नॉलेजेबल वो बंदा, बहुत कुछ किया। तो इंसान ऐसा हो लीडर ना, उस इंसान के फैन होते हैं, ऐसा होता है, पार्टी से कोई लेना देना है नहीं, कोई ऐसा हो तो डेमोक्रेसी में एम ऑफ एजुकेशन में टू डेवलप लीडरशिप क्वालिटी, ठीक है, क्लियर थिंकिंग होनी चाहिए, कैपेसिटी टू रिसीव न्यू आइडियाज होने चाहिए, ठीक है, टॉलरेंस पैट्रियोटिज्म होना चाहिए एम ऑफ एजुकेशन में, वोकेशनल एफिशिएंसी होनी चाहिए, लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए, और ये सारी चीजें होनी चाहिए। करिकुलम कैसा होना चाहिए डेमोक्रेटिक कंट्री में, फ्लेक्सिबल, ठीक है, हार्ड एंड फास्ट नहीं होना चाहिए, जैसे समाज की नीड लगेगी, कंट्री को जैसी जरूरत पड़ेगी उस हिसाब से आप फ्लेक्सिबल होंगे, अकॉर्डिंग टू एज, एबिलिटी, एप्टीट्यूड और एम ऑफ स्टूडेंट के हिसाब से होनी चाहिए। उसके बाद एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होना चाहिए, इक्वलिटी, इक्विटी दोनों पे फोकस करना चाहिए, ठीक है, फ्रीडम पे, कोऑपरेशन, जस्टिस इन पे फोकस करना चाहिए। मेथड ऑफ टीचिंग कैसा होना चाहिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड कैटरिंग स्टूडेंट एबिलिटी, ठीक है, एंड इंटरेस्ट, उसके हिसाब से डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स आप यूज कर सकते हो। डिसिप्लिन कैसा होना चाहिए, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन, थोपा नहीं जा रहा है, डेमोक्रेसी है ना, तो
तो जबरदस्ती कोई चीज नहीं होगी, सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए एजुकेशन में, ठीक है। टीचर स्वतंत्रता इतनी स्वतंत्रता दे दे तो सेल्फ डिसिप्लिन, जो डिसिप्लिन भी आए ना वो अपने अंदर से आए कि नहीं मुझे रहना चाहिए, वो जो फीलिंग है वो टीचर डेवलप करेगा, समझाएगा, बचपन से वो हैबिट बनी रहेगी तो आगे चल के बोलना नहीं पड़ेगा, वो खुद ही बताएगी मुझे क्लास चल रही तो शांत बैठना है, या ऐसे चलता है। जो कल्चर को डिफाइन के हिसाब से किया जाए डिसिप्लिन, जैसे अगर क्लासों में शांत रहना चाहिए, अदर चीज में डिसिप्लिन नहीं तो पता है एक दिन से नहीं डेवलप होता, कई स्कूलों में ना नर्सरी से ही वो सिस्टम टीचर्स बना के चलते हैं और सारे कैपेबल होते हैं, उस हिसाब से उनको मोल्ड कर देते हैं, एक टाइम के बाद आगे ना वो हैबिट में बदल जाता है, फिर वो चाह के भी नहीं कर पाते, ऐसा होता है। किसी ने झूठ नहीं बोला ना, किसी ने किसी को चीट नहीं किया कभी, अगर वो हैबिट में ही बन गया है ना तुम चाह के भी नहीं कर सकते। तुम बाहर जाके देखोगे ना जॉब में, दुनिया में, अरे इतना मैनिपुलेशन है, वो झूठ बोल के प्रमोशन ले रहा है, बर्दाश्त नहीं कर पाते वो लोग, उनको दम घुटता है वहाँ पे, ऐसा लगेगा कितने पागल हो गए हैं। नहीं तो हाँ, तो ऐसे लोग करते हैं, तुम चाहोगे ना, आप चाहोगे भी कि चलो उसने झूठ बोल के कर दिया, मैं भी झूठ बोल दूं, मैं भी ये कर दूं, तुम कर ही नहीं पाओगे। तो ये सेल्फ डिसिप्लिन वाला एग्जांपल यहाँ से आता है, ठीक है। टीचर कैसा होना चाहिए, गाइड और हेल्पर, ठीक है, गाइड, हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए, और डेमोक्रेसी में मास एजुकेशन, एवरीवन शुड बी लिटरेट और एजुकेटेड होना चाहिए, नहीं है ना। स्कूल्स कैसे होनी चाहिए, डेमोक्रेसी के हिसाब से स्कूल्स कैसे होनी चाहिए, जो बच्चे की इंडिविजुअलिटी को डेवलप करे, ठीक है, ऑलराउंड डेवलपमेंट होनी चाहिए, इंडिविजुअल डिफरेंस को ध्यान में रख के पढ़ाई होनी चाहिए, फ्रीडम टू चेंज, ठीक है, फ्रीडम भी होनी चाहिए, कंस्ट्रक्टिव एंड क्रिएटिव एक्टिविटीज कराई जानी चाहिए, लर्निंग बाय एक्सपीरियंस होना चाहिए, मतलब लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखे, एटमॉस्फेयर ऑफ लव, नो प्लेस फॉर कॉर्पोरल पनिशमेंट, तो अब तो बैन ही है, ठीक है, छड़ी नहीं, करिकुलम इन द टर्म्स ऑफ एक्टिविटीज कराई जानी चाहिए, और सेंटर ऑफ कम्युनिटी सर्विस भी होना चाहिए। स्कूल कम्युनिटी में कोई फंक्शन है, कुछ है, उसके लिए स्कूल मीटिंग्स का यूज करें तो कर सकते हैं, कोई प्रोग्रेसिव कुछ अच्छा वर्क है कुछ चीज के लिए। अब ये नहीं है कि शादी में बारात आ रहा है तो स्कूल में तो पहले ये करते हैं कम्युनिटी सर्विस, नहीं तो फिर चलो रात को यूज भी करें तो साफ सफाई तो रखो, बहुत तो वैसे ही गंदा वंदा कर देते हैं तो फिर वो गलत बात होगी। बच्चे साफ कर रहे होते हैं जो लेट आते हैं वो पनिशमेंट, सरकारी स्कूलों में भी शादी होती थी, inequalities in ancient medieval and modern education। मैम ये अगला टॉपिक है। हाँ ये अगला टॉपिक है, नेक्स्ट डेमोक्रेसी के बाद। मैम क्या चीज है? Inequalities in ancient medieval and modern education। medieval वाला टाइम मुगल पीरियड को बोलते हैं, ठीक है। यस मैम। ये कौन सा टाइम है? मुगल अरे बाबर अकबर मुगल पीरियड, ये सब तो पढ़ाई नहीं है। हिस्ट्री पढ़ो, हिस्ट्री हिस्ट्री तो पढ़ा होगा, स्कूल में तो पढ़ा होगा। हाँ स्कूल में पढ़ा, ये स्कूल में बट हिस्ट्री में बाबर अकबर वो पढ़ाता है। तो पढ़ा है क्या आपने? मुस्लिम एजुकेशन वो नहीं है वो से वो क्या? तो पता नहीं है। बहुत दो जानकारी अपनी पानी क्या? बताओ एजुकेशन में इनइक्वालिटीज कहाँ होती थी? यार केवल वहाँ संस्कृत पे ज्यादा पढ़ावा होगा। कास्ट के हिसाब से पढ़ाते थे पहले, जो क्षत्रिय ब्राह्मण है वो अच्छा, पढ़ेगा, राजा का बेटा पढ़ेगा, क्षत्रिय, ब्राह्मण छुआछूत भी ज्यादा थी हमारे पानी भरने नहीं देते थे कुएं से, और बाकी सब सिस्टम, ठीक है। अम्बेडकर जी को क्लास में निकाले। वो तो फिर इसमें आ जाएगा मॉडर्न, वो अम्बेडकर वाला टाइम इधर आ जाएगा, ठीक है। राजा के टाइम का तो मैम पहले गुरुकुल सिस्टम सोचो, हाँ गुरुकुल। और राजा का और बेटा बाकी में आप कोई भी और मैम पहले ये नहीं था कुछ काम का कॉन्सेप्ट था। हाँ वेदों का ही और ओरल ज्यादा था, सुन के याद करने वाला ज्ञान था। वाला, केवल किताब कॉपी का कोई हिसाब किताब बोलो। लेकिन गुप्ता पीरियड के टाइम पे तो हो गया था। अरे इतना याद नहीं है। हिस्ट्री का मतलब बीच जो गया वो रेजिडेंशियल सिस्टम था, गुरुकुल वहीं जाके पढ़ना है, ठीक है। जाओगे पढ़ने जाओगे तो गुरु के घर पे ही रहना, आश्रम में रह के ही पढ़ना था।
पर्सनल रिलेशन पे ज्यादा फोकस किया जाता है। गुरु शिष्य का जो रिलेशनशिप था, रेस्पेक्ट करना सीखे, आदर करना। मैम ऐसे कम करवा दीजिए थोड़ा। मुझे लगता है नहीं यार। ये सामने बैठी है ना इसलिए। नहीं, ये सामने बैठी ना इसको लग रहा है वो। मैम और निकालो। एक भी कम नहीं होगा। नो मैम मैं उधर भी बैठी थी ना तो मुझे ठंड लग रही तो मैं बोल रही हूँ नहीं, आप इधर बैठ जाओ ना, इधर चले ही बैठ जाओ। कोई नहीं, इसको इस पे कर दो। हां वही नहीं थोड़ा कम एजुकेशन लेवल फ्री था। एसी में कम देखो इधर। और ठंडा करेगा। क्लास हमारे घर की एसी है ऐसी बात नहीं है। कोई नहीं, उसको बढ़ा दो। 18 कर दो तो फिर मैं आई हूँ। हाँ 22 कर दो। 20 आएगा। फोन में भी होता है, फोन से कर दो। कलीग के लोग फोन की एमआई का है किसी के पास? कम हो गया। गोरी ऐसे ही हम लोग मजाक करते थे कॉलेज में। मंडी में दीजिए। बड़ी काम की चीज है। देखो इधर पहले क्या होता था, एजुकेशन फ्री होता था, ठीक है। वो अनाज जो गुरु के लिए दे दे वही दे, एक्स्ट्रा कोई फी नहीं दिया जाता था उस टाइम पे, ठीक है। हम दक्षिणा हाँ, गुरु दक्षिणा बोलते जो होता था वो देते थे, मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि हार्ड एंड फास्ट नहीं था, ठीक है। डिग्निटी ऑफ लेबर को प्रमोट किया जाता था। वो राजा का बेटा हो चाहे ब्राह्मण का हो, वो झाड़ू लगाते थे, पानी भर के लाते थे, ठीक है। सारा काम खुद से करते थे। तो डिग्निटी ऑफ लेबर सिखाया जाता था, ठीक है। सेमिनार टाइप ज्यादा होता था। गुरु बैठ के लेक्चर दे रहा है, शिष्य बैठ के सुन रहा है, तो उस टाइप के ज्यादा काम होता था। डिस्कशन, डिबेट, इन सब पे ज्यादा फोकस था। इनको 2-4 को उठा के एमसीए में कर दो, डिबेट करने में ही ज्यादा बिलीव करते हैं। मैंने सोचा मामा को बताइए जरा क्या किया था। अरे एक क्लब में आउट बुला लिया था। नहीं याद नहीं मैंने। अच्छा, वुमेन एजुकेशन कैसा बताओ एंशिएंट इंडिया में? नहीं था, वुमेन कम था। नहीं अच्छा था, हाईली एजुकेटेड वुमेन जो गुरु माता होती थी ना, बहुत पढ़ी लिखी जो होती थी। गार्गी है, मैत्री, ये सब तो ना एंशियंट में बहुत हाईली था। मेडाइवल आते खराब हो गया सिस्टम। जो पर्दा प्रथा घर के अंदर रहो ना, इधर कम हो गया। एंशियंट में गुरु अरे माता मैम, ये की मुगल बात आए ना, इन्होंने कर दिया सारा गड़बड़। और बाला मुद्रा और विदुषी नहीं, बहुत हाईली वुमेन एजुकेशन पे कभी ये नहीं था। अरे ये देखो ना मैम, पुराने जमाने में नहीं था। शंकराचार्य के वो संवाद हुआ मंडन मिशन की वाइफ से। इवन उपनयन सेरेमनी जो होती है ना, गुरु जब बच्चा को लेता है पढ़ाने के लिए, गर्ल्स का भी किया जाता था उस टाइम पे एंशिएंट में। ऐसा नहीं है, संस्कार बिल्कुल लड़कियों का भी करते थे जब गुरु पढ़ाने जाते थे। उस टाइम में बहुत था। वुमेन एजुकेशन पर रोक टोक नहीं थी उस टाइम पे। बहुत हाईली एजुकेटेड था उस टाइम पे। और वहाँ पे वोकेशनल एजुकेशन भी दिया जाता था, वीविंग, डाइंग, ठीक है, बैग उसमें बनाना, क्राफ्ट वर्क, ये सब भी सिखाया जाता था। जो पढ़ने के बाद फिर वो अपने कुछ ना कुछ वोकेशन कर सकते थे। मेथड ऑफ, हाँ, सब कुछ 64 ऐसे वोकेशनल चीजें थी जो सिखाई जाती थी। 64 बहुत था, ठीक है। मेथड ऑफ लर्निंग में ज्यादा मेमोराइजेशन था। जो वेद के श्लोक वो याद करते थे, ठीक है। और क्रिटिकल एनालिसिस होता था। गुरु सवाल पूछते थे कि सही है, गलत है, कैसा हुआ, डिबेट और इन सब चीजों से। और इंट्रोस्पेक्शन मतलब अपने आप को निरीक्षण करना, देखना, ठीक है। अब फिर से उसी पे ध्यान देना, उसी पे देना ही चाहिए, ठीक है। स्टोरी टेलिंग मेथड, क्वेश्चन आंसर, ये सब होता था। गजबम पर दोनों था ना, जैसे वेदों पढ़ाया जाता था। हाँ, और उसके साथ अर्थवेद का नॉलेज काफी दिया जाता था। हाँ, वेदों का नॉलेज है, ठीक है। वेदों का ही सिखाया जाता था उसमें। वेद भी तो बोल के टाइप ऑफ टीचर होते थे, आचार्य होते थे, उपाध्याय होते थे। वो तो बस गद और पद। अरे वो तो हिंदी में आ गया, गद्द और पद। वेद में देखिए पहले तो गुरुकुल वाला होता था, फिर जब देखो इधर एंशिएंट इंडिया में फिर जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ाना, तो फिर कुछ टीचर्स थे तो जिन्होंने अर्निंग की तरह ले लिया था टीचिंग को, जो थोड़ा बहुत पैसा लेके पढ़ाते थे। तो आचार्य होते थे, उपाध्याय होते थे, ठीक है। तो आचार्य होते थे वो बिना चार्ज किए बच्चों से पढ़ते थे, जो दे दे खुशी खुशी वो था। जैसे कि
जिन्होंने ग्रेजुएशन करी उनको शास्त्री बोलते हाँ, हैं, हाँ। एमए जिन्होंने करी उनको आचार्य बोलते हैं, हाँ। उपाध्याय जो है बिल्कुल। जिन्होंने पीएचडी वगैरह करी। इन्होंने 2 वेद पढ़ा, द्विवेदी हुए, 4 वेद पढ़ा, अरे ये तो आने वाले टाइम में ऐसा कर दिया। उन्होंने पढ़ रखा है इसीलिए एक्सप्लेन अच्छा कर रहे हो। शास्त्री की लाल बहादुर शास्त्री जी का नाम शास्त्री थोड़ी था पीछे, वो तो बस ग्रेजुएट थे इसलिए शास्त्री लगाई। चरक, ठीक है, उपाध्याय का चरक होते थे जो पूरे इंडिया भ्रमण करते थे, नॉलेज देते थे, वो लोग होते थे, ठीक है। एमए करी हुई है तो आचार्य तो वो एज अ टीचर नहीं थे, वो सिर्फ पूरा इंडिया भ्रमण करते थे, तो जिसको जो मिलता था सिखाते थे, ऐसा था चरक, ठीक है। गुरु होते थे चरक, चरक, चरक संहिता पढ़ा है ना, वो ये अलग है। आयुर्वेदिक ग्रंथ है चरक। चरक थे वो एमडी थे, डॉक्टर, डॉक्टर, और जो सुश्रुत थे वो एमएस थे, सर्जन। अभी भी तो मैम नजफगढ़ में खेड़ा डाबर हॉस्पिटल है, दिल्ली का सबसे बड़ा एम्स, उसको बोलते हैं आयुर्वेदिक। हाँ, उसको पहले तो आधा होता था। आप सुनते नहीं हो ना, आपको अपने एरिया की नॉलेज नहीं, मुझे तो इस एरिया में आपको एक एक पत्ता पत्ता पता है, इसीलिए मुझे पूरे विदेश के योजक सतिका, ये भी टीचर्स होते थे जिनको स्कॉलरशिप मिली होती थी, ठीक है, और स्टूडेंट्स होते थे जो दूर दूर से इनसे पढ़ने आते थे। तो इस तरीके से एजुकेशन इंस्टीट्यूट में गुरुकुल होता था, परिषद होता था, ठीक है, उसका गोष्ठी या कॉन्फ्रेंस होता था, जो नेशनल गैदरिंग होती थी, गोष्ठी, आश्रम होते थे और विद्यापीठ, ठीक है। उसके बाद एंशियंट में तक्षशिला, नालंदा, ठीक है, विक्रमशिला, ये सब भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट थे। एंशियंट में बुद्धिस्ट सिस्टम ऑफ एजुकेशन भी दे रखा है, बौद्ध की, जैन बौद्ध भी आ गए। हाँ, इसमें सब कुछ ही आ जाएगा। ये तो इनका भी तो अपना ग्रंथ हो गया है, बौद्ध का और जैन का। आजकल तो मैम एक नई बात बता रहा हूँ, हमारे आसपास कुछ हिंदुओं ने मैम बौद्ध धर्म अपना लिया जॉब के चक्कर में। नहीं बात है। जो कुछ हिंदू थे वो जाट है और उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया, तो जाट जो है वो जनरल होता है दिल्ली में, और बौद्ध धर्म अपनाते ही वो एसटी बन गया, और एसटी बन गया, और अल्पसंख्यक नहीं हो गए वो, अल्पसंख्यक माइनॉरिटीज में आते हैं। अल्पसंख्यक नहीं हो गया, बौद्ध तो धर्म उसमें डबल फायदा है, उसमें मनी भी मिल रही है, मनी नहीं मिलती, बौद्ध धर्म मिलती है। नहीं मिलती, वो केवल एक ही में मिलती तो है। बहुत हिंदू तो क्रिश्चियन भी इसलिए बनते हैं कि माइनॉरिटीज में चले जाते हैं, बेनिफिट्स के लिए बन जाते हैं, अच्छी खासी फैमिलीज के बन जा रहे हैं, जॉब के लिए आगे बच्चों का फ्यूचर सिक्योर वो है। नाम ये पीछे अपना कास्ट नहीं लगाते, अपना धर्म इतना अमीर आदमी है। कर सकते हैं। देखो, एक रिलीजन परिवर्तन होता है जब आप उसको मानते हो, वैल्यूज को। यहाँ पे वो नहीं, यहाँ पे बेनिफिट के लिए कर रहे हैं। हाँ, फ्री तो है, फ्री तो है, कर सकते हैं। पिता की धर्म कुछ और है, बेटे की धर्म कुछ और हो जाता है। दो बोरी अनाज में हमारे साथ बहुत है, कोई काम वाली बात है। गांव में दो बोरी अनाज कुछ और है। अपने पड़ोसी ले और पता है उनका सर्टिफिकेट पे हिंदू वाला नाम है, और मतलब नाम चेंज करके वो काम कर रहे हैं। अगर पकड़े गए तो फिर गए। याद से पहले से ही अरे आज बढ़ी गया है। देखो, इसमें बुद्ध और जैनिज्म का भी लिखना है कि बुद्ध जैनिज्म आते थे, क्या हो गया था, इन लोगों ने वोकेशनल और इसमें फोकस कम कर दिया था। एंशिएंट में लोग ज्यादा था, एकदम वाला एंशिएंट में वोकेशनल में फोकस कम करके रिलीजन में फोकस ज्यादा हो गया था। बुद्धिज्म पे स्प्रेड करना। कब तक करेंगे? हां, 600 मतलब 6 सेंचुरी तक कब तक? क्या? एंशिएंट को कब किस सेंचुरी तक ये करेंगे? बुद्धिस्ट को थोड़ा सा लिखेंगे, बुद्धिज्म को, ठीक है। लेकिन इसमें कोई मेरे हिसाब से डेट वेट का तो कोई हिसाब किताब नहीं है। इसमें डेट नहीं डाला, बुद्धिस्ट एजुकेशन थोड़ा बहुत ही डाला, अब बहुत लंबा इतना बुद्धिस्ट भी नहीं डाला, थोड़ा बहुत डालना है, ओवरऑल में डालना है, ठीक है। फिर इंग्लिश है, क्वेश्चन है, इसका टीचर कौन बोल रहे हैं? उड़िया है। किस चीज का? उड़िया तो उड़ीसा में बोलने वाला है।
देखो बुद्धिस्ट और जैनिज्म जिसमें बुद्धिस्ट जैनिज्म अलग से लिखने मत बैठना, उसको एंशिएंट मत करके लिखोगे, बहुत बड़ा मत लिखना, बहुत बड़ा दिया हुआ इंग्लिश में। मेडाइवल पे आते देखो, मेडाइवल पे क्लास देख लो इधर, मेडाइवल में ठीक है, मुस्लिम पीरियड में कुरान के एजुकेशन पे ज्यादा फोकस था, रिलीजियस एजुकेशन पे ज्यादा फोकस था, ठीक है। और विमेन एजुकेशन को, विमेन को थोड़ा सा यहाँ पे बैक स्टेप बोल दो आप, जो बुर्खा और पर्दा प्रथा और पढ़ाई का थोड़ा इंपॉर्टेंस कम हो गया था यहाँ पे लाके, ठीक है, मुगल मेडाइवल। मैम ये क्वेश्चन आप दोबारा वो हिंदी में बता दीजिए। कौन सा? एंशिएंट वाला। मैम मुझे ये वर्ड थोड़ा इंग्लिश में समझ नहीं आ रहा है। कौन सा? मैम एंशिएंट वाला। मेडाइवल मध्यकालीन। मैम वो तो पता है बट एक बार आप आंसर दे दीजिए। कौन सा? मेडाइवल और वो एक पैराग्राफ में तो मैम ये क्या पेज नंबर है? ये वाला पेज आपका। ये है 57। पैसे कम किए ना सारे पैसे एक लोग रखे इंग्लिश वाले ने। मद्रासा से ठीक है, उसमें पढ़ाई होती थी। only 10,000 और मॉडर्न में आपका ब्रिटिश पीरियड, मॉडर्न एजुकेशन में कौन सा लिखोगे आप? ब्रिटिश पीरियड। और ब्रिटिश का सारा हमने पढ़ ही रखा है, मैकॉले मिनट से लेकर सब कुछ। वही बात है कि इंग्लिश एजुकेशन को ज्यादा उन्होंने प्रमोट किया, ठीक है, बाकी सब चीजें तो कॉलोनियल पीरियड में जितना लिखा है ना वो सारा मॉडर्न है। लेकिन देखो अगर तीनों साथ में आता है ना, बहुत ज्यादा मत लिखना, तीनों मिला के फिर बहुत बड़ा हो जाएगा, टाइम का भी ध्यान रखना होता है। वही मैम एक पेज हाँ ये लॉन्ग में है, ये आएगा तो लॉन्ग में आएगा, थोड़ा सा ध्यान से इसको लिखना है। हाँ लॉन्ग हो जाएगा, एंशिएंट मॉडर्न मिक्स करके लंबा हो जाएगा। मैम एक बार देख तुम्हारा सेंटर में यार पढ़ाई अगर याद करके तो बनाने में टाइम हिंदी में अच्छा दिया है, हाँ वही तो डब्ल्यू बना रहे हैं। तो अच्छी बात है ना। हिंदी वालों का बल्कि बहुत अच्छा है, ये देखो इनने तो अलग अलग कर दिया डिफरेंशिएट, बहुत अच्छा। पेज नंबर किस पे? हिंदी में 278 सीधा हिंदी का मेथड बहुत अच्छा है हिंदी में, ये बहुत अच्छा है। हिंदी वाला तो बिल्कुल बिल्कुल डिट्टो कर देना, बहुत अच्छा है डिट्टो, बहुत अच्छा है। एक क्वेश्चन बहुत अच्छा दे रहा है, कोई नहीं यही लिख के आना। पता लगे ये अच्छा ही रहा है। जब हम लोग ग्रेजुएशन कर रहे थे तो पोल साइंस में केवल 4 ही क्वेश्चन आते थे, तो हम कोई भी क्वेश्चन आता था तो एक ही आंसर लिखते थे सारे क्वेश्चन में, और नंबर भी आते थे 8 सीजीपीए, क्योंकि हमने क्योंकि 4 ही क्वेश्चन आते थे, 75 नंबर में 4 क्वेश्चन आते थे डीएनए। एक क्वेश्चन कहाँ डीयू से क्या? डीयू से, रेगुलर कॉलेज से, एआरएसडी से। अच्छा तो हमारे एआरएसडी आत्माराम सनातन धर्म। हाँ तो मैम हमारे सर कहते थे जो कहो थोड़ी लिखो, तो पूरा पढ़ाते थे एसएसटी, और कहते थे 75 नंबर में कोई भी क्वेश्चन आए आंसर तुम्हें खुद पता होना चाहिए, वही आंसर होगा। क्योंकि एवरेज चेकिंग होती है डीयू में, इतने बच्चों को कहा सबको 7-8 सीजीपीए देना है सबको, यही होना है यहाँ पर भी। और क्या होना है यहाँ, कोई कॉपी अगर पढ़ने चेक करने बैठ गया सब फेल हो जाओ। ये मैं भी खुद भी कॉपी चेक करता हूँ। नहीं, ग्लोबलाइजेशन वगैरह तो मैं कह रही हूँ, जो एक में पढ़ो दूसरे में तो हाथ भी मत लगाओ, जरूरत ही नहीं है बिल्कुल भी, इतना टाइम पास तो करना नहीं। जो इम्पोर्टेंट बोला जा रहा है पहले तो उनको निपटा लेना सबसे पहले। शोर क्यों करने लग जाते हो, शोर करने लग जाएंगे। देखो इधर एजुकेशन फॉर टेक्नोलॉजिकल एम्पावरमेंट होगा तो क्या बोलेंगे, कैसी क्लास है? पूरे स्कूल में जैसे होता था ना ये नालायक सेक्शन है।
ये कौन से पेज? एजुकेशन ऑफ ये है आपका इंग्लिश में 280। एजुकेशन फॉर टेक्नोलॉजिकल एम्पावरमेंट। टेक्नोलॉजी। पेज नंबर इन इंग्लिश पेज नंबर 280, मैम हिंदी में 283। हिंदी 283। इंग्लिश 280, हिंदी 283। इम्पोर्टेंस ऑफ टेक्नोलॉजी क्या है एजुकेशन में, क्यों जरूरी है? एक्सेस टू वेरियस लर्निंग रिसोर्सेज। ठीक है, अगर टेक्नोलॉजी होगी तो आप एक कंटेंट को बहुत सारे जगहों से पढ़ सकते हो, इंफॉर्मेशन ले सकते हो। उसके बाद इमीडिएसी ऑफ टू इंफॉर्मेशन, तुरंत मिल जाती है आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की हेल्प से। ठीक है, तुरंत आप देख सकते हो। एनी टाइम लर्निंग, एनीवेयर लर्निंग, कभी भी कहीं भी बैठ के आप पढ़ सकते हो। कोलैबोरेटिव लर्निंग, अपडेट भी चीजें मिलेंगी, कोलैबोरेटिव लर्निंग भी है। ठीक है, साथ में बैठ के आप पढ़ सकते हो, टेक्नोलॉजी अगर है एक साथ बैठ के पढ़ सकते हो। मल्टीमीडिया अप्रोच है एजुकेशन का। मल्टीमीडिया अप्रोच क्या कहता है, जिस जहां मोर देन वन सेंसेस इन्वॉल्व होती है लर्निंग, वहां लर्निंग और अच्छी होती है, तो मल्टीमीडिया अप्रोच है। ऑथेंटिक एंड अप टू डेट इन्फॉर्मेशन, सही इन्फॉर्मेशन मिलेगी, अप टू डेट मिलेगी। एक्सेस टू ऑनलाइन लाइब्रेरीज, ऑनलाइन लाइब्रेरीज भी है जहां बहुत सारी बुक्स हैं, आप वहां पे आप एक्सेस करके पढ़ सकते हो। मैम बुक फेयर में तो मैंने देखा कैप्सूल भी आ गया आजकल, उसमें सारा सिलेबस जो है लैपटॉप में लगाओ और पूरा बोल ले, जैसे रामायण बोलती रामायण नहीं होता वैसे सब सारा सिलेबस बोलता है बोलेगा वो। अच्छा, कौन बुक फेयर में देखा? अभी जो बुक फेयर लगाते हैं यहाँ पर पल्लवी मैदान में, वहाँ पर 6 to 8 के लिए एक इतना छोटा कैप्सूल था, वो पेन ड्राइव था, उसको लगाओ सारा सिलेबस अपने आप ही बोलेगा, वो रामायण बोलती रामायण की तरह। अच्छा, मतलब बताएगा, कंटेंट एक्सप्लेन करता है, खुद ही बोलता रहेगा, explain उसको कर आप दिया। घर में चला के घूमते रहो, नहाते रहो, जब भी चलाओ सुनते रहो, मतलब सुनते रहो। ऐसा हाँ, मतलब सुनते सुनते अपना कर लो। अरे मेरे को बड़ा ऐप भी होगा, मोबाइलों पे भी है। अरे मैम मेरे को यूनिक लगा, वो छोटा बच्चा क्या उसको तुम लाए थे क्या? नहीं मैम मेरे को इसलिए यूनिक लगा, वो छोटा बच्चा है, उसको मैथ में वो बोले जा रहा है 2 + 2 4 होता है, ऐसे आंसर आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा, वो बच्चा करेगा नहीं तो उसको क्या याद ही हो जाएगा वो तो पूरा। मैथ तो करना होगा ना। अरे मैम भी बोल रहा है सारे। एक्सक्यूज मी मैम। यस मैम, जो हम ये टॉपिक कर रहे हैं एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजिकल एम्पावरमेंट, इससे पहले जाकिर हुसैन कमेटी है, साप्टू कमेटी है, ये सब करना है मैम? मॉडर्न वाले में आपको मोस्टली ब्रिटिश पीरियड लिखना है। ठीक है, अब बाद में आप लिख देना कि पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद बहुत सारी पॉलिसीज आई थी, आपको सब एक्सप्लेन नहीं करना, क्योंकि इसके मैम, पहले ये कमिटीज या जो रिपोर्ट्स है, ये लर्न करना है? हाँ जी बोलिए। मैम, ये जो कमिटीज और रिपोर्ट्स है, जैसे कैलकाटा यूनिवर्सिटी कमीशन है, ये सब लर्न करना है हमें? कैलकाटा यूनिवर्सिटी कमीशन, ये तो आप इसमें करोगे ना, पहले लॉन्ग क्वेश्चन में यूनिट 1 में तो याद कर रहे हो। ना ना, नहीं करने, नहीं करने। आपको इनइक्वालिटीज मतलब आपको एक कंपैरिजन करना है कि एंशिएंट में कैसा था, मेडाइवल में कैसा था और मॉडर्न में कैसा था, बस दैट्स इट। ओके मैम। ठीक है, वो नहीं करना, वो कमीशन वगैरह यहाँ नहीं करना, वो सिर्फ लूसिव में करना था, फोर्थ में नहीं करना था। डिस्टेंस एजुकेशन की फैसिलिटी मिलती है टेक्नोलॉजी की वजह से। ठीक है, आप कहीं भी बैठ के कहीं से भी पढ़ सकते हो। एक्सेस टू सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो एजुकेशन फॉर टेक्नोलॉजिकल एम्पावरमेंट, टेक्नोलॉजी होगी तो एजुकेशन एम्पावर हो रहा है, किस तरीके से हमने देखा। ठीक है, बिल्ड हो रहा है ना, आसान हो रहा है, आसान हो रहा है। ठीक है, ऑल द टाइम एक्सेसिबल है, ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है, अप टू डेट नॉलेज है आपका, तो इसको ये शॉर्ट नोट में आएगा तो आएगा। ठीक है, इसको पढ़ लेना, शॉर्ट है। इसके बाद है रोल ऑफ टीचर इन यूनिवर्सल एजुकेशन। रोल ऑफ टीचर इन यूनिवर्सल एजुकेशन।
मैम कौन से पेज पे ये रूल होगा? रोल है इंग्लिश में 282 में, हिंदी में देखिए 289 इंग्लिश में 282 रोल ऑफ टीचर इन यूनिवर्सल एजुकेशन। मैम इस बात में आपने पूरी किताब पढ़ा दी। 282 हिंदी में, इंग्लिश में और हिंदी में 289। मैम पिछली बार आपने कुछ कॉपी दो टॉपिक्स हुए, एक तो पेरेंटिंग कोड वाला, देखिए इसमें देखिए टीचर का जॉब, हम किसी यूनिवर्सल एजुकेशन मतलब क्या होता है, कौन बताएगा? व्हाट डू यू मीन बाय यूनिवर्सल एजुकेशन, क्या होता है? नहीं अरे ट्रांसलेट करने को नहीं बोला है। मतलब वो जो हमारे डीयू होते हैं उसके अंदर, मतलब डीयू में शिक्षा, पता नहीं मैडम। यूनिवर्सल एजुकेशन कितनी बार बोला हमने? सार्वभौमिक। सार्वभौमिक क्या होता है? चलो हिंदी का टर्म सार्वभौमिक का मतलब कि इसमें तो ये था ना कि मुझे नहीं पता। यूनिवर्सल एजुकेशन मींस ईच एंड एवरी चाइल्ड ऑफ द कंट्री शुड गेट एजुकेशन। यूनिवर्सल मतलब क्या होता है? यूनिवर्सल मतलब जो हर जगह एप्लीकेबल हो, हर जगह सही हो। यूनिवर्सल ट्रुथ बोलते हैं हम, बोलते हैं ना यूनिवर्सल ट्रुथ, जो चिरंतन सत्य बोलते हैं, जो हर जगह सही है। के सर पे बात नहीं वो सत्य था। ठीक है, तो यूनिवर्सल एजुकेशन का मतलब होता है ईच एंड एवरी, आप याद रख लो, आप नहीं बोलना नहीं पता है ना, बीएड पढ़ रहे हैं, यूनिवर्सल एजुकेशन का मतलब नहीं पता। ईच एंड एवरी चाइल्ड शुड गेट द एजुकेशन। ठीक है, इस कंट्री के हर एक बच्चे को एजुकेशन मिलना चाहिए, हर एक को, कोई भी छूटे ना। दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल एजुकेशन। तो सर्व शिक्षा अभियान क्या था? यही था। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा गया? 6 to 14 इयर्स के हर एक बच्चे को, दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल एजुकेशन। ठीक है, तो इसमें टीचर का रोल क्या होना चाहिए? देखो इधर, अगर यूनिवर्सल एजुकेशन अप्लाई करना है इंडिया में, लाना है, यूनिवर्सल एजुकेशन होना चाहिए, तो इसमें टीचर का क्या रोल होगा? ठीक है, टीचर का रोल है टू प्रोवाइड कंड्यूसिव एनवायरनमेंट टू स्टूडेंट। कंड्यूसिव मतलब पॉजिटिव एक एनवायरनमेंट हो, जहां बच्चे का स्कूल आने का मन करे। कभी कभी टीचर इतने खड़ूस होते हैं और ऐसे मिल जाते हैं ना, बच्चे का पढ़ने का ही मन नहीं करता। अभी ना नर्सरी के बच्चे आए तो टीचर जोकर बन के बच्चों को खिला रहे हैं और गाने चल रहे हैं। कौन से स्कूल में? मैम ये द्वारका में है। हाँ, ये द्वारका में नहीं, तो क्यों बोल रहा है? जोकर बन के, हाँ, जब पहले दिन जो नर्सरी के पहले दिन जोकर बनने की क्या जरूरत है? गेम्स करा लो, एक्टिविटी, डांस करा लो, क्या कर रहे थे? मैम एक तो जोकर बना हुआ है टीचर, और वो नहीं ऐसे करके निकाल के फूंक मारते वो। ये तो बेकार है, ये तो डाउनग्रेड हो गया। टीचर को हम ऐसे जोकर प्रेजेंट कर रहे हैं, दिस इज नॉट राइट। मेरे लिए तो बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। मैम वो तारे जमी पर रिक्रिएशन कर रहा था। यस, क्या बोल रहे? तारे जमी का मूवी का सीन है जो वो रिक्रिएशन कर रहा था। नहीं, लेकिन अच्छा है, देखो मूवी मूवी होती है, टीचर को आप ऐसे जोकर प्रेजेंट करो बच्चों के सामने, आई एम नॉट लाइकिंग इट। आप एक्टिविटीज कराओ, उनको डांस कराओ, खुश रखो, बहुत सारे तरीके हैं, उनके साथ गेम खेलो, है ना, खुश रखो, बात करो। पहले दिन कुछ मत पढ़ाओ, मैं कह रही गेम खिलाओ, खुश रखो। लेकिन जोकर ऐसे जोकर प्रेजेंट करना, दैट्स नॉट गुड। ठीक है, तो वो अपनी क्लास और तारे जमी क्या बता, क्या बता, मैनेजमेंट ने बोला ही हो कि भैया तुम्हारे पास ऑप्शन ही नहीं है, जॉब करो या जोकर बनो प्राइवेट में। ये सारी चीजें करके एडवर्टाइजमेंट ही तो कर रहे हैं। ये फिर पेरेंट्स के मोबाइल पे भेजेंगे, फिर वो लगाएंगे, फिर सालों को पता चलेगा ऐसा स्कूल है। नहीं, बट प्रेजेंटिंग टीचर एज अ जोकर नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल, एटलीस्ट फॉर मी। मेरे लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। आप बहुत तरीके हैं बच्चों को बिजी रखने का, खुश रखने का, बट दिस इज नॉट द वे। चलिए, टू काउंसिल लर्नर्स एट एवरी स्टेज ऑफ लर्निंग प्रोसेस। ठीक है, काउंसिल करते रहना, बच्चों की कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो उसको सुनिए, उसका सॉल्यूशन ढूंढिए। ठीक है, काउंसलिंग चलती रहनी चाहिए बच्चे की हर एक स्टेज पे, टू डेवलप देयर स्पेसिफिक एबिलिटीज को डेवलप करना। ठीक है, मोटिवेट करना स्टूडेंट्स को लर्निंग के लिए। यूनिवर्सल एजुकेशन कैसे होगा? हमने क्या बोला, यूनिवर्सल एजुकेशन क्यों नहीं हो रहा था? बच्चे ड्रॉप आउट हो जा रहे थे, छोड़ दे रहे थे स्कूल, पढ़ा था ना ऐसे में, तो छोड़ना नहीं चाहिए। तो टीचर जब पॉजिटिव होगा,
ठीक है, मोटिवेट करता रहेगा बच्चे को, तभी उसका आने का भी मन करेगा, स्कूल आने का मन करे, डरे ना बच्चा स्कूल आने से। तो ये सब चीजें यूनिवर्सल एजुकेशन में ये सब टीचर का रोल है, ठीक है। वेरियस कॉम्पिटिटिव एक्टिविटीज करवाते रहे स्कूल में, बच्चे को भी लगे कि स्कूल जाना वर्दी है, थोड़े बड़ी क्लासेस में, ठीक है। उसका फ्रीडम टू स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं कुछ बोलना चाह रहा है, हैंड रेज किया, कुछ क्वेश्चन है, डाउट है, आप बोलोगे शट अप सिट डाउन, ऐसा नहीं होना चाहिए। कई बार मैम ऐसा भी होता है ना, बच्चे को फर्स्ट पीरियड में वॉशरूम जाना है, भेजा नहीं तो फिर अगली बार से वो पूछेगा ही नहीं। ज्यादातर ऐसा ही होता है, फर्स्ट पीरियड में फिर पूछेगा ही नहीं। To create cooperative behavior among student and teacher, cooperative एक behavior होना चाहिए, स्टूडेंट की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए among student towards learning, बच्चों का आपस में एक दूसरे के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड और लर्निंग के लिए भी होना चाहिए, इंटरेस्ट क्रिएट करना चाहिए, ठीक है। तभी बच्चे यूनिवर्सल लर्निंग तभी हो पाएगी, बच्चे का स्कूल ही आने का मन नहीं करेगा। कई बच्चे नजर मारते, कई टीचर जो है उसको प्रिंसिपल पे भेजता है, कोई रख के उसको कहेगा दोबारा कर ले पेपर, तो ऐसे उसको क्या कोई नहीं, कई ज्यादातर बच्चे जैसे कोई नकल कर रहा है तो कई सारे टीचर पर्ची लेके कहते दोबारा से कर ले पेपर, और कई सारे टीचर उसको लेके उसका पेपर कैंसिल कर रहे हैं, उसके घर फोन कर रहे हैं, तो फिर कहीं ना कहीं उसका मन ऐसा अजीब सा हो जाता है, अभी पढ़ाई करने का मन नहीं करता फिर उसका। तो बताओ चीटिंग कर रहा है तो फोन भी ना करे पेरेंट्स को, उसको दोबारा ही देना चाहिए एग्जाम, उसका वो होना चाहिए कंपार्टमेंट जो बोलते हैं वैसा करवाओ। मैम फिर वो देने नहीं आता एग्जाम, क्या बीमार हो जाता है उससे। ऐसे थोड़ी नहीं, तो चीटिंग प्रमोट हम परमिशन दे रहे हैं, ऐसा हो जाएगा। उसको 12th में देखने के लिए बोल सीधा आईएएस बनेगा। assumptions, ठीक है। अब टीचर के लिए गाइडलाइंस क्या है यूनिवर्सल एजुकेशन के लिए, बिलीव ऑल चिल्ड्रन कैन लर्न, ठीक है। आपको ये बिलीव करके चलना पड़ेगा कि हर बच्चा एक पेज पे नहीं सीखेगा, है ना, सब बच्चे इंटेलिजेंट नहीं होंगे पर थोड़ा बहुत तो सब सीखेंगे, तो ये आप मान के चलिए, ठीक है। एंथुसियाज्म और पैशन होना चाहिए अपने काम के लिए, अपनी टीचिंग को लेके। वर्क टुगेदर एज अ प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटी, टीचर्स का आपस में कम्युनिकेशन होना चाहिए प्रोफेशनल। अचीवेबल बट चैलेंजिंग क्लास टास्क, आप कुछ गोल सेट करिए अपनी क्लास के लिए जो अचीवेबल हो पर चैलेंजिंग हो, बहुत आसान भी ना हो, ठीक है। डिफरेंशिएटेड लर्निंग एक्टिविटीज होनी चाहिए, बिलो एवरेज बच्चे के लिए थोड़ी अलग एक्टिविटी, अबव एवरेज के लिए थोड़ा अलग, ठीक है। तो इस तरीके से हो, या ऐसी एक्टिविटी हो जो सबके लिए बेनिफिशियल हो। तो अपना सब्जेक्ट मैटर अच्छे से आना चाहिए, क्वालिटी क्लासरूम एनवायरनमेंट होना चाहिए, हाई एक्सपेक्टेशन ऑफ आवर स्टूडेंट्स को मेंटेन करना चाहिए टीचर। टीचिंग एक्टिविटीज प्लान करना, कीप लर्निंग, सीखते रहिए, टीचर खुद सीखता रहेगा तो नई नॉलेज बच्चों को दे सकता है। तो ये है रोल ऑफ टीचर। उसके बाद रिजर्वेशन एज एन एगलिटेरियन पॉलिसी, ठीक है। आरक्षण, रिजर्वेशन लास्ट टॉपिक है आपका इस पेपर का, रिजर्वेशन। हिंदी में कितना पेज है रिजर्वेशन, देखना एक बार वही बोल रहे हैं नीचे होगा। लास्ट टॉपिक है आपका मैम लास्ट टॉपिक है बट इसमें कहां पे वो नहीं पता। मैम पेज नंबर है 293। अबे जाति जनजाति धर्म यही तो होता है आरक्षण, एक्सप्लेन करके बता रहा है। हाँ वही विमेन का होगा, विमेन स्पेशल चाइल्ड जो हैंडीकैप्ड है, बाकी सब है उनका ही। 1986 293 यही बोला जाति जनजाति धर्म, नहीं मैंने तो खोल ही रखा था, तो फिर क्यों ढूंढ रही थी। खत्म बुक, अब कंप्लेंट मत करना। हम तो वैसे भी नहीं कर रहे हैं। टेक्नोलॉजिकल एम्पावरमेंट एक क्वेश्चन दे रखा है, इसमें लॉस नहीं दे रखा है। देखो रिजर्वेशन किस किस को दिया गया है, रिजर्वेशन जो मार्जिनलाइज्ड सेक्शन है, हमने पढ़ रखा है। मार्जिनलाइज्ड क्या होते हैं, जो किनारों पे रहते हैं, विमेन,
SC ST ठीक है OBC तो चलो OBC बोलो या EWS बोलो थोड़ा बहुत OBC का इतना है नहीं, हम इसे बोलते भी नहीं, आप लोगों ने बोला पहले लिखा है SC ST विमेन है ठीक है, हैंडीकैप जो सेंटर में नहीं है, जो कुछ रीजन की वजह से क्या है कभी सेंटर में आ ही नहीं पाते, पेरिफेरी पे रह जाते हैं, किनारों पे, मार्जिन्स पे, ठीक है। जो मार्जिनलाइज सेक्शन है ना, इनको रिजर्वेशन दिया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से। मगर मैम ये कुछ तो लेना ही नहीं चाहते। अच्छा कौन नहीं लेना चाहता? कौन नहीं बोला भाई? कौन नहीं? बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है, जिसके पास पैसा वो नहीं लेगा पैसा। जिसको पता ही नहीं है तो उसको क्या फायदा? नहीं पता नहीं है, दैट इज अनदर थिंग, पर गवर्नमेंट ने तो दे रखा है ना, दे रखा, मगर वो आजकल कौन ऐसा है जो अवेयर नहीं है? कोई और चीज चाहे आती हो चाहे नहीं आती हो, अपने खाने की चीज आजकल सबको पता है। हाँ, कोई ऐसा होगा जिसको नहीं पता होगा, अदरवाइज पता है। मैं 2-3 से मिला था इसलिए दिल्ली में गली में एक सेमिनार में गया था, हमने एक सेमिनार में गया था, वहाँ पर आए थे अंदर पिछड़े इलाके वहाँ पे ये हो सकता है, हो सकता है। पॉसिबल है, लेकिन दिल्ली में थोड़ा छत्तीसगढ़ के आए हुए थे यही आदिवासी ट्राइबल उनको यही नहीं पता था, वो कहते थे तेंदू पत्ता ढूंढते हम दिन रात, तेंदू पत्ता और बीड़ी बत्ती वो है ट्राइबल में। उन्होंने कहा हमें पढ़ाई से क्या मतलब है, हमारे घर वाले कई सालों से यही कर रहे हैं, ऐसे भी लोग हैं। कौन सा सरकार ने क्या है कि तो मैम के लिए ये प्राइवेट सिस्टम कैसे बन गई? वो तो रिजर्वेशन का है, उसको लेके आए गांव से मतलब देखो ट्राइबल है, उसमें भी कुछ एजुकेटेड लोग होते हैं ना, जो निकलते हैं, पढ़ते हैं, ऐसी ऐसी जगहों से लोग निकलते हैं, क्योंकि फैमिली अवेयर है, जिनको इच्छा होती है पढ़ने का, पढ़ोगे तो कितनी चीजें जानोगे, ठीक है। उनके पेरेंट्स पढ़े लिखे होंगे, उन्होंने क्यूरियोसिटी जगाई होगी बच्चों में, वहां से निकल के आते हैं ऐसे। तुम देखोगे पूरा गांव पढ़ा लिखा नहीं होता, उसमें आईएएस ऑफिसर निकल के आ रहा है, होता है ना। मगर ये थोड़ा गलत है। हाँ गलत, ये अवेयर ना होना, तो यहाँ पे उनकी गवर्नमेंट की कमी है, स्टेट गवर्नमेंट की कमी है ना। एजुकेशन नहीं है, एजुकेशन नहीं है तो अवेयरनेस नहीं है। पढ़ा लिखा होगा बंदा तो निकलेगा, जब जागेगा तो चीजें ऑब्वियसली पता चलेगी। वो कभी निकले ही नहीं, उन्हें पता ही नहीं है। जैसे कि मैम ये एसटी है, इसके अंदर एक कास्ट आते हैं मीना, और वो सारे तो प्रिंसिपल ये दिल्ली के हर स्कूल में प्रिंसिपल ही है मीना, 5 साल में वो प्रिंसिपल बन जाता है। पीजीटी से 2 साल के, पीजीटी से पीजीटी बनने में उसको 5 साल लगते हैं, और 2 साल प्रिंसिपल में। सारे स्कूल में हमारे साउथ वेस्ट में कम से कम 200 में से 150 स्कूल के प्रिंसिपल मीना है। अरे हाँ भाई दिल्ली में तो है, हाँ गलती से नाम चढ़ गया था इनका, ये भी बोलते हैं। गलती से क्यों चढ़ गया? अभी भी ऐसा नहीं इसमें आते हैं ना तो फैसिलिटीज मिलती है, बेनिफिट, जनरल से इंजीनियर का कुछ काम है। कटअप बढ़ा देते हैं, एसटी से ज्यादा कटअप एसटी की आपके दिल्ली रीजन है, क्योंकि एसटी में मीना आ जाते हैं। टाइटल है, राजस्थान के होते हैं ये, राजस्थान के है, राजस्थान के। तेरे स्कूल में टीचर हो, मेरे भी साथ है हमारे में मीना। तो मीना टाइटल है, वो राजस्थान के, राजस्थान के। गरीब नहीं होते अमीर, ये दिल्ली के सबसे ज्यादा अमीर लोग हैं। ये आते हैं ना इस कास्ट कैटेगरी में आते हैं, तो इनको रिलैक्सेशन मिलती है, चीजों की जल्दी आगे बढ़ जाते हैं, प्रमोशन बाकी चीजें जल्दी हो जाती है। अभी मैम हमारे यहाँ का जो मैम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बता दीजिए इस यूनिट के। रुको क्लास टाइम नहीं बचा है, रुक जाओ। मैम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बता दीजिए मैम इस बुक के। क्लास बस इसमें यही है। मैम इसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बता दीजिए। नहीं आपको लिखना है, ठीक है। ये हम पढ़ चुके कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या है, वुमेन के लिए, एससी एसटी, हैंडीकैप के लिए सब कुछ। हाँ जी बोलिए, कोई बोल रहा था ऑनलाइन क्लासेस से? मैम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बता दीजिए इस पूरी बुक में से। हाँ मैं बता दूंगी, पहले एक चीज सुन लीजिए, ऑनलाइन ऑफलाइन स्टूडेंट, और नेक्स्ट सैटरडे ना देयर विल बी ऑनलाइन क्लास। मैम ऑफलाइन करवा लो। ऑनलाइन नहीं बेटे, यहाँ क्लासेस अवेलेबल नहीं है, क्लासेस चल रही होती है उस टाइम, आपका संडे होता है तो संडे ऑक्यूपाइड है, सैटरडे ऑक्यूपाइड है सॉरी, तो यहाँ पे इसलिए नहीं हो सकता। मैं तो आ जाऊंगी पर क्लासेस खाली नहीं है, अभी जो चलती है ना क्लासेस वो रेगुलर वो चलेंगे, तो ऑनलाइन आ जाना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऑनलाइन वाले बच्चे भी ऑनलाइन से ज्वाइन हो जाएंगे, तो फिर ठीक है। सारे ऑनलाइन ही होंगे। ऑफलाइन आ जाते हैं मैम, नहीं मैं ही नहीं आऊंगी, बच्चा भी क्या करेंगे, घर से ही होगी क्लास।
तो ऑफलाइन वाले बच्चे भी ऑनलाइन ही आएंगे, आप लोग भी ऑनलाइन ही ज्वाइन होंगे। टाइम हम बता देंगे, मे बी इट विल 4 to 6, मे बी 5 to 7, ठीक है, वो मैम बता देंगे, आपको मैसेज आ जाएगा। मतलब अब शाम में ही होगी। शाम में होगी, शाम में, दिन में मैं भी इतना फ्री नहीं होगी, शाम को ही होगी, ठीक है। तो आप इसमें क्या कराओ? नहीं, कोई वर्किंग डे तो सब शाम को ही फ्री होते हैं ना, इसलिए सही रहेगा। अगली बुक किसी कराओगे का या फिर आप स्कूल क्वेश्चन डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस पूरा 2 घंटे थोड़ी वो तो करेंगे, बीच में ही हो थोड़े जाएगा। टाइम कर देंगे या एंड में कर देंगे। बाकी आपका थर्ड पेपर लेके बैठना, हम लर्निंग एंड टीचिंग होगी नेक्स्ट क्लास में। और ठीक है? संडे को तो फिर होगी। संडे को तो होगी, संडे को तो ऑफलाइन ही होगी, आ जाना आप लोग। सैटरडे को एक्स्ट्रा लगवा रहे हैं गुरुग्राम वालों के लिए, थैंक यू मैम। ठीक है, ताकि नहीं तो फिर उनका 4 संडे मिलेगा तभी टीचिंग एंड लर्निंग खत्म हो जाए होगी। मैम हम लोग मैम का वो थोड़ी प्लान अलग करवा से भी देना। दिखा रहे हैं, आपने बोल दिया उसका सिलेबस खत्म हो गया। और मैं बीच बीच में ये इम्पोर्टेंट भी बता देना फिर। मैं बता दूंगी। इसमें देख लीजिए क्लास अभी टाइम है, लिसन करिए, इसका इम्पोर्टेंट देख लीजिए, इसका लॉन्ग क्वेश्चन नहीं ये नहीं, लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम, ये तो आपने सेकंड ईयर के साथ ज्वाइन नहीं किया था ऑनलाइन पिछली बार, आपने नहीं किया, ये आप कुरुक्षेत्र के हो ना, तो आपने ज्वाइन नहीं की थी लास्ट क्लास ऑनलाइन आपने? नहीं हमारे को बताया अरे क्वेश्चन तो तू पूछ रहा था। नहीं, लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम पिछले बार पढ़ाया था हमने, मैसेज भी डाला था कुरुक्षेत्र वालों को, फर्स्ट ईयर वालों को ज्वाइन हो जाए, ये आई हाँ वो आई थी। थी। नहीं रखी थी। तो आप इनसे नंबर लो ना। तो ये पेपर अभी भी होगा, अभी सेकंड ईयर वालों का, आप चाहो तो बैठ के ले लो, यहाँ पे साथ में 1 घंटा होगा ऐसे। अभी यार हाँ अभी होगा, चल रहा है ना, सेकंड ईयर की क्लास चल रही है। ये लिखा हुआ तो है वो मैसेज। कुरुक्षेत्र वाले हो आप? नहीं, मैसेज तो डाला था मैम ने। अरे मैम उसमें ऐसा नहीं, हम लोगों को लेनी है क्लास, ये एमडी वालों को सेकंड ईयर का हो रहा है, फर्स्ट ईयर का साथ में चल रहा है। मैम क्या जी बता रहे हो? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सुन लो, अभी है 5 मिनट टाइम से बोलना। मैम ये लिखा हुआ है 4 से 5 1 घंटा ये वाली किताब। हाँ तो फिर आप ज्वाइन क्यों नहीं किया? मेरे को पता ही नहीं था मैम। नेक्स्ट बैच जो मुझे तो ये लगा मैम आप 2 ही घंटा पढ़ाते हैं। नहीं, सेकंड ईयर की क्लास होती है ना उसके बाद 4 से 6, उनका यही पेपर चल रहा था, आपका भी सेम यही पेपर है, ऐसा है। हमारा उनके सेकंड ईयर में होता है, आपका फर्स्ट ईयर में होता है, तो हर साल ये क्लास साथ में ही चलती है दोनों की, ठीक है। देखो मैसेज। आपको और पेपर देना? वही मैं पहले फ्री हो जाता हूँ, बाद में पास करूँगा। देखिए सबसे पहले तो आप सेकंड यूनिट में से जो पॉलिसीज है ना, एक कॉलोनियल रूल वाला पढ़ लीजिए, वो इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद है आपका नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986। मैम वो नंबर जो होता है क्या नंबर? यूनिट कौन सा है मैम? यूनिट 2 में फर्स्ट, जो प्रोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एजुकेशन इन इंडिया ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कॉलोनियल रूल। यस मैम। नेक्स्ट है आपका एजुकेशन पॉलिसी 1986, रामामूर्ति और प्रोग्राम ऑफ एक्शन एक साथ ही पढ़ना, तीनों को मर्ज करके, ठीक है, ताकि रामामूर्ति भी अलग से दे दे आपको। नेशनल पॉलिसी वाला एजुकेशन। हाँ 1986। ये रहा। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन भी इम्पोर्टेंट है, मैम ये कहाँ पे है? मुदालियर कमीशन नंबर 1 पे वही है, ऐसे सेकेंडरी। 16 नंबर वाले ना। हाँ ये 16 नंबर वाले ही बता रही हूँ। नेक्स्ट मैम। NCF 2005, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। NCF फॉर्मल। यस मैम। इंडियन एजुकेशन कमीशन भी पढ़ना ही है, इसमें तो सारे ही हैं, लॉन्ग में कुछ भी दे देता है इसमें, तो इसमें सारे ही है। NCF तो है ही है, ये वाला से इसी में NCF मेरा सेकंड में लास्ट। एक सेकंड पहले टिक लगा लेंगे फिर दे देते अरे राष्ट्रीय पाठ मैम आपकी वॉइस क्लियरली नहीं आ रही, आप प्लीज रिपीट कर दीजिए एनसीएफ के बाद। सारे ही है और लॉन्ग के लिए है, उसमें शॉर्ट का मतलब नहीं है। इसमें 2 क्वेश्चन ऐड करना है ना। 2 आएंगे का। दो एक यूनिट में से 2 क्वेश्चन आएंगे। एक ही करना है ना। हाँ लेकिन NCF तो जरूर कर लेना, और अगर तुम्हें छोड़ना है ना, देखो कॉलोनियल करना, NCF करना और 1986 जरूर करना। हाँ क्योंकि अगर यही आ गया सर्व शिक्षा तो तुम या तो सेकेंडरी करो, इंडियन एजुकेशन कमीशन थोड़ा पढ़ के चले जाना, ऐसे कर NCF तो लो। 3 बार आया है। NCF तो आएगा ही। मैम सेकंड यूनिट में बस इतना ही है। हाँ और फर्स्ट मैम और क्या? आप ना इंडियन एजुकेशन वाला रीड करके चले जाना, लेकिन बाकी सब करके ही जाना, उनके जान से जाना। मैम फर्स्ट यूनिट भी बता दीजिए। फर्स्ट थर्ड पे आ जाओ, फर्स्ट में बताऊंगी, फर्स्ट में मैं खिचड़ी पिचड़े कभी भी कुछ भी देते हो, मैं थोड़ा देख के बताऊंगी आपको। ओके मैम। थर्ड में देख लो, लॉन्ग में SSA है या RMS फिक्स है, लॉन्ग में, यस मैम। ठीक है। RM ऐसे है ना। मैम लैंग्वेज वाला SSA तो RMS है,
या तो ऐसे से आएगा या तो आरएमएस से आएगा, फिक्स है 16 मार्क्स। मैम एसएस सर्व शिक्षा अभियान। हाँ जी, और आरएमएस से राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। मैम ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए आपकी वॉइस क्लियरली नहीं आ रही है, प्लीज रिपीट कर दीजिए। वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। थर्ड यूनिट में मैं कहती हूँ एसएस से आरएमएस से। यस मैम। मैम अगला नहीं ऑनलाइन स्टूडेंट अभी आ रही है, आवाज सुनाई दी आपको? यहाँ पर देखिए यस मैम। और वोकेशनलाइजेशन एजुकेशन करते लॉन्ग के लिए थर्ड यूनिट में लॉन्ग क्वेश्चन 16 मार्क्स बता दूं मैं अभी, वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन लॉन्ग। यस मैम। ठीक है मैम 3 लैंग्वेज वाला शॉर्ट में 3 लैंग्वेज शॉर्ट। ठीक है, अभी लॉन्ग में वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन और एसएस आरएमएस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बस 2 ही लॉन्ग में ये दोनों, और कॉमन स्कूल सिस्टम कर लीजिए, 3 कर लीजिए इसमें से लॉन्ग के लिए। ये तीनों कर लीजिए लॉन्ग के लिए। मैम फोर्थ में कल्चर एंड एजुकेशन लॉन्ग में। इसको आप लिख के देते यही टिक मार लो। और ये इनइक्वालिटीज इन एंशिएंट मेडाइवल एंड मॉडर्न एजुकेशन लॉन्ग में। कल्चर एंड एजुकेशन इनइक्वालिटीज इन एंशिएंट मॉडर्न और उसका इन एंशिएंट मेडाइवल एंड मॉडर्न एजुकेशन। मैं भी हमारे में भी आएगा। अच्छा एक रह गया, ये न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म एंड देयर इंपैक्ट ऑन एजुकेशन है। एक टॉपिक रह गया इकोनॉमिक रिफॉर्म, और वही तो रह गया। मैं तो ऐसे कही ना, 1 मिनट में एक टॉपिक आपका रह गया इकोनॉमिक रिफॉर्म, कोई बात नहीं, सैटरडे जब क्लास करेंगे तेलुगु में डालेंगे, फिर थर्ड पेपर करेंगे। लेकिन ये रह गया मुझे आपको, ये इम्पोर्टेंट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। ये मनमोहन सिंह का इकोनॉमिक रिफॉर्म वो वाला है। देखिए आपका एक टॉपिक है यूनिट 4 में से एक टॉपिक रह गया, ये हम सैटरडे को खत्म करके फिर लर्निंग एंड टीचिंग करेंगे, और इसको टिक करो इंपॉर्टेंट में लॉन्ग में। मैम कर दे टिक। ठीक है, इकोनॉमिक रिफॉर्म। मैम मैम Yes. एक बार यूनिट 4 के लिए दोबारा बता दीजिए। यूनिट 4 में बेटा एक तो कल्चर एंड एजुकेशन करिए, एक इनइक्वालिटीज करिए, एक न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म, ये लॉन्ग में है, ये लॉन्ग में है। ठीक है, ये सारा लॉन्ग में, बाकी आप सैटरडे को लॉन्ग, हाँ लॉन्ग से बताएं। बाकी तो पढ़ के लिख सकते हो, लेकिन अच्छे से जो याद करना है ना वो 3 दिन पढ़ना है। बाकी आप रीड करके लिख सकते हो, लेकिन लर्न तो करना है पॉइंट वाइज, बिल्कुल ये चीज करना है। बाकी हम सैटरडे को डिस्कस करेंगे, ठीक है, शॉर्ट भी बता दूंगी फिर मैं। यस यस, आर यू आस्किंग एनीथिंग? नो मैम। क्या? तो नेक्स्ट सैटरडे ऑनलाइन स्टूडेंट, नेक्स्ट सैटरडे आपको क्लास ज्वाइन करनी है, टाइमिंग आपको नीतू मैम भेज देंगी, ठीक है? ओके मैम। ठीक है, सबको ज्वाइन करना है। ओके मैम। ठीक है, विथ लर्निंग एंड टीचिंग, रेडी विथ योर बुक 3।